हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदय और आप सभी का स्वागत है हॉरर टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक तांत्रिक की स्टोरी लाइन है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। प्लीज लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी है कि इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर फैसल रहमान। हेलो दोस्तों, अघोरी शब्द सुनते ही हमारे मन में जो रूप आता है वह यह है कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसने शरीर पर शमशान की राख अमर रखी हो, मैला गंदा, लंबी दाढ़ी, आंखें लाल और हाथ में या तो भांग का लोटा या कपाल, गले में नरमुंड की माला, माथे पर तिलक और आंखें गुस्से से लाल हो और बस अपनी ही धुन में मस्त हो। और अगर कोई उनसे बात कर ले तो सीधे गाली। और इनका खाना अगर आप देख लो तो 3 दिन तक खाना नहीं खा सकते। मानव का मांस, वह भी आधा अधूरा जला हुआ, चिता में से निकालकर बड़े ही चाव से खाते हैं और मदिरा पीते हैं। रात भर संसार में रहना, मानव चिता पर तांत्रिक क्रियाओं करना और भूत प्रेत पिशाच और पास करना, और दूसरी तरफ शाकिनी डाकिनी और मशीन को गालियां देना इनका रोज का काम है। ऐसे ही एक घोड़ी को मैं भी जानता हूँ। जानता क्या हूँ, अब आपसे क्या छुपाना, वह मेरा सहपाठी हुआ करता था। बीएसपी मेरे साथ बायोलॉजी से करी पढ़ने में मुझसे भी आगे था, लेकिन प्यार में धोखा खाने के बाद उसने दुनिया छोड़ दी। मेरा मतलब है संन्यास ले लिया। आप यह मत समझना कि आत्महत्या कर ली, लेकिन वह बहुत उच्च कोटि का साधु बन गया क्योंकि उसने अघोर पंथ को चुनाव, जो सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। वक्त गुजरता गया, वह एक जगह टिकता ही नहीं था। मेरा संपर्क तो बहुत देर तक उसके साथ नहीं हो सका, लेकिन वह मुझको याद बहुत आता था। बहुत नेक और मेहंदी आदमी था वह। कभी कभी दिल्ली या बुलंदशहर में भी मैं काम मिल जाता। यह कभी बुलंदशहर आता तो मुझसे मिलने जरूर आता। उसका नाम दिन था। तो मैं कहता, खेतिहर भाई नील, तुम तो बहुत बड़े साधु हो गए हो। वह इतना सुनकर मुस्कुरा देता। मैं उसको घर बुलाया करता, चाय पिलाता, खाना खिलाता। वह ज्यादा कुछ खाता भी नहीं था, बस फल खा लेता था। तो मैं कहता, आ यार, तेरे साधु बनने से कौन सी गरिमा वापस आ जाएगी? क्यों तो इतने कष्ट झेल रहा है? अरे अब तो लौट आया रफी दुनिया में। तो नील मेहता, अरे कौन सी दुनिया रे तेरी जिसमें ना प्यार है ना सच्चाई और ईमानदारी, और जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। इस दुनिया में तेरी दुनिया के लोग तो झूठ है, फरेब और बनावटी हैं। तुमसे अच्छे तो मेरे भूत हैं जो गालियां खाकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। तो फिर मैं कहता, आहा ए मेरे दिल जले, तू दिलजले मूवी का अजय देवगन लग रहा है। फिर वह भी हंसते था और मैं भी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। बहुत दिन से मुझको मिला नहीं। इधर मेरी पीएचडी पूरी हो गई और घरवालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी का नाम था आसिफ। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसको अपने दोस्त के बारे में कभी नहीं बताया। मुझको लगता था कि वो क्या सोचेगी, क्या पता वह उससे मिलना पसंद करे या नहीं। लेकिन मैं अक्सर उसके बारे में सोचता और यही सोचता कि वह जो कहता है शायद सही है। क्योंकि एक बार हम मिले थे तो मैंने उससे पूछा था कि तुम आखिरी लोग मानव का मांस खाते हो, क्या यह सही है? तो उसने कहा, हाँ, अभी डेमो दिखाऊं तुम कहो तो तुमको भी खा जाऊंगा। इतना कहकर वह जोर से हंस दिया। आगे जाकर वह कि वहां एक कुत्ते का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। उसने मेरे सामने उसको उठाकर खाना शुरू कर दिया और यह देखकर मुझको उल्टी हो गई। उसने कहा, माफ कर दे यार, बहुत तेज भूख लगी थी, 4 दिन से कुछ खाया नहीं था और भीख मांग नहीं सकता। तो उससे तो मैंने कहा, अरे पागल है तू, सारे मुझसे कह देता, जो तेरा मन करता वह भिजवा देता तो उसको। लेकिन वह चुप रहा। मैंने आगे पूछा, तुमको अगेन या बदबू नहीं आती? और उसने कहा, यह सब हमारी इंद्रियों का खेल है दोस्त, हमको स्वाद कौन बताता है,
हमारी जी, लेकिन सोचो किसी की जेब कट जाए या फिर जी स्वाद का अनुभव करना छोड़ दे तो फिर क्या हलवा और क्या गोबर, कुछ भी स्वाद का अंतर नहीं पता लगेगा। हम अघोरी लोग अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लेते हैं कि जिस चीज में जो स्वाद चाहे हम उसमें मिला सकते हैं। अहें, या मरे हुए कुत्ते का मांस जिसमें कीड़े पड़ गए हैं मुझको बिरयानी का स्वाद देगा। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। बात काफी हद तक सही लग रही थी। या हमारी इंद्रियां ही तो हैं जो हमको मीठे, खट्टे, अच्छे और बुरे स्वाद का आभास करवाती हैं। या ना हो तो क्या पनीर और क्या दाल जैसे बुखार आने पर, स्वाद खराब होने पर कुछ पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही इंद्रियों को काबू करने पर नील को अनुभव नहीं होता होगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई मैं नींद से नहीं मिला और ना ही अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ बताया। अब मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। सबने सलाह दी कि काशी जाकर दर्शन कराओ और मनौती मांगने अपनी औलाद के लिए। मैंने सोचा चलो यह भी कर लेते हैं। दर्शन की आशा से मैं हरिद्वार, जहां 400 की मैं मंदिर मंदिर भटक रहा था। दिल में बस यही आस थी कि औलाद जरूर मिल जाएगी। लेकिन तभी नील मिल गया। मैं उसको देखकर अनजान सब बन गया। वह समझ गया कि मैं नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को पता चले कि एक अघोरी उसके पति का दोस्त है। उसने भी मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। हम दोनों की नजर एक क्षण के लिए मिले, जैसे एक दूसरे को अभिवादन कर रही हो, फिर अलग हो गई। अचानक मेरी पत्नी की नजर नील पर पड़ी और वह बोली, देखो यह कितने सिद्धि योग ही लगते हैं। इनके चेहरे पर कितना तेज है। क्यों ना हम इन्हें अपनी समस्या का हल पूछें। तो मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि चलो। हम दोनों नील के पीछे चल पड़े। वह बहुत तेज कदमों से पास की एक पहाड़ी की ओर जा रहा था। हम दोनों उसके पीछे हो लिए, लेकिन उसको रोकने का साहस हम दोनों से ना हो सका। वह पहाड़ी पर जाकर बैठ गया अपनी धुन में मगन। हम उसके काफी करीब पहुंच गए और उसने हमको देखा यह नहीं, हम यह समझ नहीं सके। वहां आसपास कुछ बकरियां घूम रही थी। उसने एक बकरी की ओर इशारा किया और हमारे देखते ही देखते वह बकरी खुद नील के पास जाकर खड़ी हो गई। ने जोर से आवाज लगाई, जय महाकाल या भेंट स्वीकार करो। इतना कहकर उसने बकरी को दबोच लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ाकर खून पी रंग शुरू कर दिया। बकरी पूरी तरह से तड़पने लगे। संगीत है और नील का चेहरा पूरी तरह से खून से सन गया। यह देखकर मेरी पत्नी डर से कांपने लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई। संगीत की चीख सुनकर मैं चौंक गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बहन, क्या चाहिए तुमको? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता मेरी पत्नी हिम्मत करके आंखें बड़ी और कांपते हाथों से नील के पैर पकड़ लिए और उसको जैसे बिजली का झटका लग गया हो। वह बोला, दूर हट बहन, हम एसपी के सपोर्ट नहीं करवाते, लेकिन तूने मेरे पैर छूकर जो उपकार मुझ पर किया है मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ, पुत्रवती भव। उसकी बात सुनते ही मिली पत्नी बुरी तरह रोने लगी। भले ही वो डर से कांप रही थी, फिर भी उम्मीद उसकी आंखों से साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। नील ने आंखें बंद की और कुछ देर के लिए ध्यान लगाया, लेकिन यह क्या, वह अचानक फिर मिलाकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, जय भोले रात अवधेश आदेश ज्ञान दिखाओ। तूने यह कैसे हो सकता है? तो उसको आखिरी के आशीर्वाद की लाज रखनी होगी। महादेव जय महाकाल। उसका इतना रूप देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। उसके होंठ फड़क रहे थे, चेहरा और शरीर पसीने से भीग गया था, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। वह हम दोनों को एकटक देखे जा रहा था। मैंने धीरे से पूछा, आखिर क्या बात है? नींद वो मेरे मुंह से अचानक उसका नाम निकल गया, जिससे मेरी पत्नी चौंक गई। उसको है रानी हुई और उसने मुझको देखा तो मैंने कहा, अरे मेरा मतलब है नीलकंठ महाराज, यानी अब हुई शिवजी के भक्त होते हैं।
इसलिए कभी इनको भी नीलकंठ महाराज कह देते हैं। मेरी बात का उत्तर न देकर नीम ने कहा, अभिजीत अपन दोनों चौराहा से कल सुबह आना, तब बात करूंगा। अभी तो मुझको महाकाल से लड़ाई करनी है। वक्त की गंभीरता को देखते हुए हम दोनों वहां से चले आए। रात भर मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर नील ने क्या अनुभव किया और उसका रोग अचानक कैसे बदल गया। मुझको भी तंत्र मंत्र में रुचि थी। मैं अक्सर उससे इस मिश्रण में बात भी करता रहता। मैं कहता, आ यार, भूत प्रेत आत्मा यह सब होते भी हैं या नहीं? अगर होते हैं तो यह हम लोगों को तंग क्यों करते हैं? तो वह कहता, तो मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं। और यह भूत प्रेत किसी को परेशान नहीं करते, बल्कि तुम लोग इनको परेशान करते हो। या तुम ही हो जो संसार की जमीन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, होटल और घर बनाते हो। तुम ही हो जो अपने कब्रों में सोए हुए इंसानों पर हल चलाते हो। यह तुम ही हो इनको अपने संसार में बुलाते हो ताकि उनसे फायदा उठा सके। को उसकी बात मुझको सही लगी। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तुम तो मुर्दे की साइड ले रहे हो यार, अपने दोस्त की नहीं। वह जोर से हंसता हुआ था। फिर मैंने आगे कहा, यार मैं उसको भी सिद्ध विधि करवा दे यार। यह कपाल भजन और हरदीप साधना क्या होती है? तो उसने कहा, यह दोनों बहुत बड़ी सिद्धियां होती हैं। तुम क्या करोगे इन गोवा कपाल भजन में? स्वास्तिक का चिन्ह एक निश्चित संख्या में मानव कपाल यानी कि खोपड़ी पर करते हैं। जैसे ही वह संख्या पूरी होती है, कपाल जागृत होकर उछलने लगता है। यदि तुमने उस समय उसको तोड़ दिया तो आत्मा जिसका वह कपार है वह तुम्हारे वश में हो जाती है। तुम उससे जो चाहो करवा सकते हो। रहा सवाल और हरदीप का, तो इसको सिद्ध करने के बाद तुम मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकते हो। और फिर कभी बताऊंगा, लोगों का सारा जीवन लग जाता है इन साधनों को करने में। तो मैंने कहा, क्या तुम यह सिद्धियां प्राप्त की हैं? तो वह हंसकर बोला, कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने शिव की जटाओं में समा जाना है। हम अघोरी हैं, हमारे लिए क्या जीवित और क्या अमृत? यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर जल्दी से नहाकर हम दोनों ने नील के पास जाने का इरादा किया। तो में सवाल आया कि आपको मिलेगा कहाँ? उसका कोई एक ठिकाना तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको ढूंढने निकल पड़े। पहले पास के सारे मंदिर देखे, नील वहां नहीं था। उसके बाद मैं गंगा के घाट पर गया तो वहां भी नहीं था। यह सारी वह जगह है जहां ने लक्सर मिलता था। सारा दिन हो गया उसको ढूंढते हुए, मगर उसका कोई पता नहीं था। मैंने पत्नी से कहा कि तुम होटल वापस जाओ, मैं अभी आता हूँ। पत्नी थक चुकी थी। उसने कहा, ठीक है। मुझको नील का उस दिन का रूप याद आ रहा था जब उसने कहा था कि महाकाल से लड़ाई करनी है। मैं घूमता हुआ अनजाने में ही श्मशान की ओर चल दिया। श्मशान में पीपल का पेड़ था। मैं उसके नीचे बैठ गया और नील कहाँ होगा यह सोचने लगा। मैंने हाथ में लकड़ी उठा ली और ख्यालों में खोया खोया रेत पर कुछ आकृति बनाने तथा और मिटाने लगा। मुझको ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी अचानक किसी ने मुझे को पीछे से धक्का दिया और लकड़ी मेरे हाथ से छीन ली और एक जोरदार आवाज हुई, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मरना है क्या तुमको? कि यह आवाज नील की थी। मैं उसको देखकर चौंक पड़ा। तो मैंने, कारण नील तुम कहाँ के? यार मैं तुमको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, तुमने बुलाया था। आज उसमें मेरे सवालों को अनसुना कर दिया और बोला, तुमको पता है तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं, बस कुछ नहीं यार, मैं तुमको याद कर रहा था। उसने कहा, वही पूछ रहा था तुम रेत पर क्या बना रहे थे, तुमको पता भी है? तो मैंने कहा, नहीं यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। बोलो क्या बात है? तो दिल ने कहा, तुम अनजाने में स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे थे और तुम नहीं जानते कि शरीयत के नीचे एक कपल दबा हुआ है
और तुम्हारी संख्या पूरी होने वाली थी। यदि ऐसा होता तो कपाल जीवित होकर उछलता और तुम्हारे माथे पर एक जोरदार प्रहार करता, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। यदि मैं समय पर झाल तो अनर्थ हो जाता। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और मन ही मन उसके ज्ञान और शक्ति के आगे सिर झुका लिया। मैंने उससे पूछा, लेकिन यार तुमको कैसे पता चला कि मैं यही हूँ? तो वह हंसकर बोला, सब महादेव की कृपा है। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, उस दिन तुमको क्या हो गया था जब तुमने मुझको और आलसी को आशीर्वाद दिया था? तुम कह रहे थे कि महाकाल से युद्ध करूंगा, तो बताओ क्या बात है? मेरी बात सुनकर वह गंभीर सा हो गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने फिर कहा, बात बताना यार, क्या हो गया है? क्या बात है? बता मेरे को। तो उसने कहा, तुम जानना चाहते हो, सुन न सकोगे। दोस्तों, जब मैंने तुम्हारी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया तो उसके बाद मैंने आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया और यह ज्ञात करने के लिए कि औलाद ना होने का कारण आखिर क्या है। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान में गया, मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष के अंदर ब्लड कैंसर के कारण इस दुनिया से चली जाएगी। उसकी मृत्यु निश्चित है। और यह दृश्य देखकर मैं गुस्से और दुख से भर गया। मैंने भोलेनाथ से कहा कि यह कैसे हो सकता है? एक अघोरी का आशीर्वाद कैसे निष्फल जा सकता है? यदि भोले की यही इच्छा थी तो उसको पहले क्यों नहीं बताया? मैंने भोले को खूब गालियां दी। कहा कि तुम कैसे भगवान हो जो अपने भक्तों के वचन की रक्षा नहीं कर सकते? जब तुम्हारी पत्नी ही नहीं रहेगी तो बच्चा किसको होगा? उसकी बात सुनकर मैं इस तरह गया। मुझको लगा शायद उसकी बात गलत हो, लेकिन आप किसी को खोने के ख्याल मात्र से ही मन भयभीत हो गया था, बुरी तरह से डर गया था। मैं अब आशिकों हर सुख देने का इरादा कर लिया था। मन में मैंने उससे कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता यार कि दुर्घटना ना हो? क्या कोई उपाय नहीं है जिससे इस पर अपना फैसला बदल दे? तो उसने कहा, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जो आया है उसको जाना ही है, और जैसे महाकाल चाहेगा, जब चाहेगा वैसे जाना है। कोई चलकर जाएगा तो कोई डूबकर, कोई बीमारी से तो कोई दुर्घटना से, और यही सत्य है, यही अटल है, को उसको बदल नहीं सकता। कि अब रात हो गई थी, तभी मेरी पत्नी का फोन आ गया। तो नील ने कहा, जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा इस संसार में रहना ठीक नहीं है। और हाँ, कभी दोबारा ऐसा प्रयास मत करना जो तुम अभी कर रहे थे। जाओ, महाकाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। कि मैं बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। पीछे से नील की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, इसमें महाकाल इसको अपने भक्त के वश ले और आखिरी के तपोबल की रक्षा करने की होगी। 123 सुदेव मोना, 360 मूर्तियां तोड़ दूंगा और सिर पटक पटक कर ध्यान दे दूंगा। कि उसके शब्द सुनकर बड़ा अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि यह लोग अपने इस पर कितना अधिकार दिखाते हैं कि उससे एक दोस्त की तरह गाली देकर भी बात करते हैं। कितना अपनापन है इस भक्ति में, कितनी शुद्धता और सरलता से इस भक्ति में। और एक हम लोग हैं कि बस धूप जला दिया, दीप जला दिया, और ज्यादा हुआ तो आर्थिक आदि बस हो गया। ना अधिकार, न श्रद्धा व स्मृति निभाना और खाना पूर्ति करना। पर इसको देखो, नथु उन्नति उभरा घंटा, ना मूर्ति, फिर भी कितनी श्रद्धा, कितना अधिकार और कितनी शक्ति, जो भगवान से भी लड़ जाए। यही सब सोचता हुआ मैं होटल आ गया। तभी मेरी पत्नी ने पूछा, नील मिला क्या? मैंने साफ झूठ बोल दिया कि उसको ने नहीं मिला और उसको आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं बताया। बताता भी क्या, जो लड़की घर के कुत्ते के मर जाने पर 3 की खाना नहीं खाती और रात दिन रोती हो, भला हुआ अपनी मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? वह तो अभी मर जाएगी। बस यही सोचकर मैं उसे कुछ नहीं बताया। हम अगले दिन हरिद्वार से वापस बुलंदशहर आ गए। वक्त तेजी से गुजरने लगा और नील की बात हर वक्त मुझको याद आती है। सोचता कि नील से मिलकर एक बार दोबारा बात करूं,
लेकिन फिर दोबारा वक्त ही नहीं मिला। फिर वही हुआ जिसके बारे में सोचकर आज भी मन सिहर जाता है। आशिकों अचानक तेज बुखार और उल्टी होने लगी। डॉक्टर को दिखाया मगर कोई आराम नहीं हुआ। मेरा मन अब है से भर गया। मन में यही सवाल आता कि नील की बात सच को नहीं। आशिका वजन तेजी से गिरने लगता, उसका चेहरा मुरझा रहा था और शरीर पीला पड़ता जा रहा था। बुखार, उल्टी और दस्त की आम बात हो गई थी। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज धरती का अंत हो जाएगा। तभी अचानक आशिक की आवाज आई। वह दर्द से कराह रही थी। जब मैंने देखा तो वॉशरूम के दरवाजे के पास बैठी थी। मैं दौड़कर उसके पास गया, देखा तो निढाल पड़ी थी। मीना, उसका माथा अंगारे की तरह तप रहा था और बेसिन में खून ही खून पड़ा था। मैं घबरा गया और पूछा कि क्या हुआ सी, क्या हो गया तुमको? तो आपके लिए रोते हुए कहा, सुनो, मेरा अंत आ गया है। आज समय मुझको खून की दूसरी उल्टी हुई है। एक सुबह हुई थी जब तुम ऑफिस में थे, लेकिन मैंने तुमको नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। उसकी बात सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। मैंने कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आज तुमको। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। सिर्फ 10 मिनट में हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर आशीष को फौर आईसीयू में लेकर और इलाज शुरू कर दिया। सारी रात मैं आईसीयू के बाहर बैठा रहा। सुबह जब डॉक्टर आए तो मैंने डॉक्टर से वापसी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, देखिए, अभी आपकी पत्नी खतरे से बाहर नहीं है। हमको समझ नहीं आ रहा है कि इनको हुआ या है। मैं अभी कुछ टेस्ट करवाता हूँ, इसके बाद ही कुछ हो सकेगा। मैंने कहा, डॉक्टर, जो करना है जल्दी कीजिए, आशिक को जल्दी से ठीक कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, जो हमसे होगा हम करेंगे। आप जाकर टेस्ट की फीस जमा कर दीजिए। कि मैं जब काउंटर पर गया तो पता चला कि डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट लिखा है। मुझको आज यकीन हो गया था कि नील की बात साल सही होगी। फिर भी मन यही कह रहा था कि काश ऐसा ना हो, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर ने आकर कहा कि आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। उनको ब्लड कैंसर है, जिसकी अंतिम अवस्था यानी कि लास्ट स्टेज है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। मेरे डॉक्टर को थैंक यू कहा और नील की तलाश में निकल गया। आज मुझको उससे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैं हरिद्वार के लिए निकल गया। शाम हो चली थी और सर्दी का मौसम था। हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि नील को कहाँ ढूंढो। फिर सोचा, चलो पहले श्मशान में ही देखता हूँ। अंधेरा हो चुका था। मैं जैसे ही शमशान गया तो तेज हवा भी चलने लगे कि ठंड के कारण कोहरा और भी घना होता जा रहा था। कुछ देर नजर इधर उधर घुमाने के बाद देखा तो एक क्षेत्र के पास कोई बैठा दिखाई दिया। दूर से ठीक से नजर नहीं आ रहा था। फिर भी दिल ने कहा कि काश वह नींद हो। एक बार पास जाकर देखो तो रात के सन्नाटे में जिस संसार में मैं खड़ा था, वहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आपसी के प्रति अपने प्यार के कारण मुझको कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। बस दिल में यह बात थी कि नील मिल जाए और मैं आशिक को बचाने का उपाय पूछ लूं। मैं तेज कदमों से चिता की ओर बढ़ गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, या यूं कहूं कि ईश्वर ने मेरी सुन ली। वह नींद ही था। मैंने जोर से कहा, नीलू सुनो है। मैंने इतना ही कहा था कि नील ने मुझको चुप रहने को कहा। फिर उसने जलती चिता में से एक हड्डी निकाली और जोर जोर से उस पर मंत्र जप करने लगा। संगीत अजय को शो मोर की उसकी आवाज इतनी दमदार थी कि सारा शमशान गूंज उठा। कुछ देर जप करने के बाद उसने जोरदार आवाज में कहा कि हे चिता में चल रहे मानव, तू मेरे वॉइस में आ जाओ, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। और यह कहकर नील ने उस हड्डी को अपने कमर बंद में बांध लिया। फिर उसने उसी जलती चिताओं से मांस निकाला और थोड़ा सा खा गया। फिर लाल लाल आंखों से मेरी ओर देखकर बोला, आ गए तो हम। मुझको पता था
कि आज तुम जरूर आओगे। तो मैं बोला हाँ यार आ गया मैं, जो कुछ तुमने कहा था वही हुआ था। सिखों बचा लो मेरे दोस्त बचा लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ है। तो नील ने कहा मौत एक कड़वा सत्य है दोस्त, जिसको कोई नहीं टाल सकता। मैं नील की बात समझ गया कि शायद आप कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर ने कहा रात बहुत हो गई है, तो अब जाओ, वक्त आने पर देखूंगा कि क्या हो सकता है। मेरा भोला मेरा आशीर्वाद विफल करेगा या फल देगा। मैं वापस अस्पताल आ गया। आशिकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर से पूछा तो बस इतना ही कहा, हम पूरी कोशिश कर रहा है सर, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। अभी आपकी पत्नी खतरे से बाहर नहीं है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 5 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला और मुझको कुछ होश ही नहीं था। दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करता, वह भी उल्टा सीधा जो अस्पताल की कैंटीन से मिल जाता। आज सारा दिन आईसीयू के बाहर बैठकर आशिक के ठीक होने का इंतजार करता, हर देवी देवता से मन ही मन मनोवृत्ति मांगता कि बस एक बार आसिफ ठीक हो जाए। छठे दिन सुबह का वक्त था। मैं हल्का फुल्का नाश्ता करके अस्पताल आया था, तभी यह कंपाउंडर ने आकर कहा सर आईसीयू से कॉल है, आपके लिए जल्दी आईसीयू में चाहिए। मैं उसको थैंक यू कहकर तेजी से आईसीयू की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझसे कहा सर आपकी पत्नी बहुत सीरियस है, वह भी कल रात से, और अब यह खुद सांस भी नहीं ले पा रही है। हम इनको वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं, जिसके लिए आपके सिग्नेचर जरूरी है। इसके बाद क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। यह समझ लीजिए कि उनके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं पसीने में डूब गया। आशिक को खोने का ख्याल से ही मन कांप उठा था। अपने हाथों से मैंने कागज पर सिग्नेचर किए और तुरंत नील की तलाश में निकल पड़ा। दिमाग में बस यही बात थी कि अब नील ही कुछ कर सकता है। दोपहर हो गई थी, वह गंगा के किनारे आ चुका था, मगर नील कहीं नहीं मिला। मैं उसको देखने शमशान गया। वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाया नील कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, नील मेरी आशिक को बचा लो तुम, मेल मेरे दोस्त कहाँ हो तुम। तो और यह कहकर मैं जोर जोर से रोने लगा और वहीं एक चिता के पास बैठ गया। मैं नींद से मिलने की उम्मीद बिल्कुल खोज चुका था, बट को लग रहा था कि ऐसी भी शायद अब तक दुनिया छोड़ चुकी होगी और अस्पताल से किसी भी वक्त फोन आ जाएगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गया, पीछे देखा तो वह नील था। उसको देखकर मैं उससे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा नील उसे बचा लो मेरे दो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब वह बस कुछ ही घंटों की ही मेहमान है। फिर नील ने लंबी सांस लेकर कहा होनी को कौन टाल सकता है, तुम जाओ और सुनो, जब तुम्हारी पत्नी दुनिया छोड़ दे तो इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आना। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। ने कहा बस इतना समझ लो कि आज एक अघोरी की गरिमा ईश्वर को चुनौती देने जा रही है। नील की बात मेरे को समझ नहीं आई क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा परेशान था। मैं तुरंत वापस अस्पताल की तरफ चल दिया। जैसे तैसे रात गुजरी, अब सुबह हो चुकी थी। मैं आईसीयू के बाहर बैठा इसी उधेड़-बुन में था कि नील भी शायद कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसा घोर पंडित किस काम का जो किसी के दुख दूर ना कर सके। सब बकवास है, इस वर्ग की सत्ता के आगे सब बेकार है। थे तभी एक डॉक्टर तेजी से मैं इस तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला सर आई एम सॉरी, हम अपनी पत्नी को बचा नहीं सके, आप पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए और बॉडी को ले जाएं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं स्तब्ध सा रह गया। कुछ देर तक ऐसा लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो। खैर जो होना था सो हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं रोग या फिर चुपचाप सबको छोड़कर आत्महत्या कर लो, लेकिन तभी मुझको नींद की बात याद आ गई। मैं जल्दी से रिसेप्शन पर गया, कागज पर सिग्नेचर करें। डॉक्टर ने कहा कि सर डेथ सर्टिफिकेट 2 घंटे बाद मिलेगा। तो मैंने कहा कि मुझे को डेड बॉडी ले जानी है अभी तुरंत। डॉक्टर नगर ठीक है। मैंने एम्बुलेंस खरीदी और अपनी मृत्यु पत्नी को लेकर नील से मिलने गंगा के किनारे बने उस श्मशान की ओर चल दिया। मैं दोपहर तक काशी के शव को लेकर श्मशान में पहुंचा। मैं सोच रहा कि नील को कैसे पता चलेगा कि यह घटना हो गई है और मैं यहाँ हूँ। मैंने एम्बुलेंस वाले को पैसे देकर विदा किया और आरुषि के शव को वहाँ बने एक बरामदे में रख दिया और वहाँ बैठकर हंसी के अमृतसर शहर को देखता रहा। बस यही सोचता रहा कि जब तक यह जीवित थी तब भी इसको कोई सुख ना दे सका और अब मरने के बाद भी समय पर इसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा हूँ। आशिक के मरने की खबर अभी तक किसी को नहीं थी। उसके माता पिता और मेरे माता पिता दोनों को नहीं थी। मन में बार बार एक ही बात आती कि काश एक और मौका मिल जाता तो सारी खुशियां किसी को दे देता, कासे एक निशानी होती हम दोनों के प्यार की। तबीयत ख्याल आया कि नील कहाँ मिलेगा, नहर तक संदेश कैसे भेजे और अगर खुद जाऊं उसको ढूंढने तो शॉप के पास कौन रहेगा। पता चला कोई लावारिस समझकर उठा ले गया या किसी ने 2 संस्कार कर दिया तो क्या होगा। वैसे भी नील को कैसे ढूंढा जाएगा। या फिर मन में सोचा कि 2-3 घंटे ढूंढ लेता हूँ, अगर नहीं मिला फिर यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर ही दूंगा और खुद भी सबको छोड़कर अघोरी बन जाऊंगा। मैं नील को ढूंढने निकल पड़ा। आसपास के सारे मंदिर देखे, वह कहीं नहीं था। 1-2 साधु मिले, उनसे पूछा पर किसी को नील के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ ने तो यह भी कहा कि अघोरी का क्या ठिकाना, तो उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे। लेकिन अब मैं बुरी तरह से थक चुका था, थकान और भूख से निढाल हो चुका था। दुख के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस दिल में यह सवाल था कि ने मरने के बाद भी आशीष और मुझको क्यों बुलाया। एक बार बस नील मिल जाए। मैं हारकर शमशान वापस आ गया कि काशी का मृत शरीर अब और मुरझाने लगा था। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अंतिम संस्कार कर दो यह नील का अभी और इंतजार करो। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी नील वहां आ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आ गए तुम। मुझको यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैंने कहा, हाँ यार, जिसका डर था वही हो गया। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो नील ने कहा, आज एक भक्त की भक्ति का इंतजार है। देखता हूँ भोलेनाथ मेरी लाज रखेंगे कि नहीं, या फिर एक अघोरी की तपस्या व्यर्थ जाएगी। क्योंकि पुराणों में लिखा है, यागी का आशीर्वाद का भी विफल नहीं होता। आज यही देखना है कि उसने मुझसे कहा कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब वह वक्त आ गया है कि तुम भी एक सिद्ध पुरुष बन जाओ। तुम शुरू से चाहते थे कि तुम भी सिद्ध करो, तो चलो अब वक्त आ गया है। मेरे साथ देखो, यहाँ नीचे कपाल गड़ा हुआ है। तुम्हें इसके ऊपर श्वास का निशान बनाना है। मैं तुम्हारे साथ डंडा लेकर तैयार रहूंगा। जब गिनती पूरी होगी तो यह कपल हवा में उछलेगा। तुम्हें सावधानी से तुरंत इसको तोड़ना होगा। यदि तुम सो गए तो मैं तुरंत तोड़ दूंगा। इस क्रिया को कपाल भजन कहते हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप अगर क्या होगा। उसने कहा, वक्त का इंतजार करो, सब समझ जाओगे। मैंने कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने उस कपाल पर स्वास्तिक बनाना शुरू कर दिया। को देखते ही देखते गिनती पूरी हो गई और कपाल एक झटके के साथ हवा में उछला। मैंने तुरंत कपाल पर डंडा दे मारा और एक हुए और धमाके के साथ कपाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं लगा सब, बस बहुत अच्छे। मैंने पूछा, अब आगे क्या करना है। तो उसने कहा, पहले मुझे इस अवसर पर कुछ क्रिया करनी होगी, उसके बाद मैं कुछ कह सकता हूँ। उसने कहा, मुझे उम्मीद है
अघोरियों का आशीर्वाद विफल नहीं जाएगा। उसने आशी को एक और लिटा दिया और क्रिया करनी शुरू कर दी। हर तरफ सन्नाटा आ, ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन उसको कोई परवाह ही नहीं थी। जो मैंने देखा, कभी वह मंत्र पढ़ता, कभी हड्डियों को चारों ओर घूमता। ताण सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह तक कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन अपनी जगह से दोनों में से कोई नहीं हिला। अब सुबह होने लगी थी। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो नींद ने कहा, समझ लो ईश्वर से लड़ाई कर रहा हूँ। श्मशान में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और अब ऐसा लगने लगा था कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। 169 प्रशंसा संगीत अजय को कि जैसे आज बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। वह अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं करता जा रहा था, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। वह बीच बीच में चिल्ला रहा था और कह तान लिए कि आज तुमको अघोरपथ की लाज रखनी होगी। भला यह घड़ी का आशीर्वाद कैसे विफल हो सकता है कि मेरी तपस्या का यही फल है। थे तभी आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। लग रहा था जैसे आकाश फट जाएगा। एक तो संसार को ऊपर से ऐसा डरावना मौसम, पता नहीं क्या होने वाला था। कुछ दिन बाद नील ने मुझसे कहा, मैं अभी आता हूँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम विश्व की रक्षा करना। मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। तो उसने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस शक्तियों से इस सांप को बचाना होगा, और यदि कोई आए तो इस शव के पास नहीं आने देना। याद रखो, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इस सर्वे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे दीपक का प्रबंध करना होगा, उसके लिए सामान लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, दीपक मैं ले जाता हूँ, तुम उससे ज्यादा अच्छी लक्षण कर सकते हो। तो नींद निकाल, नहीं दोस्त, तुम नहीं ला सके वह सामान, मुझको अखंड दीप की स्थापना करनी होगी। इतना कहकर वह चला गया। जाते जाते बोला, तुम किसी से डरना मत, यह कपाल तुम्हारी रक्षा करेगा जो तुमने सिद्ध किया है। तो मैंने कहा, लेकिन वह टूट गया। उसने कहा, जरा पीछे मुड़कर देखो। कि जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे कपाल मेरे घर के पास हवा में लटका हुआ था। उसको देखते ही मैं अचानक से डर गया। तो नील ने बोला, डर मत यार, यह तेरा गुलाम है, तेरी रक्षा करेगा। तभी वह कपाल जोर जोर से हंसा। आज की तिथि फिक्र थी कि हम तेरे नहीं, मैं आपका फ्री मत देखना। इश्क में झुकाया जुआ कहेंगे, मिला कर दूंगा मैं संगीत। और मैं चुप रहा। उसके बाद वह झोपड़ी मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मुझको थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। नील वहां से निकल लिया। लगभग दोपहर हो चुकी थी। मैंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। आशिक को मरे हुए 24 घंटे होने वाले थे और अब उसका शरीर कुछ नीला पड़ने लगा था। आकाश में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पर दिन में बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तभी एक चील काशी के 100 पर छतरी। वह चील काफी बड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस कंकाल ने अपनी आंखों के गड्ढों से आग निकाली और चील को धमाके के साथ जलाकर राख कर दिया। मैं तो यह सब देखकर कहा गया। तो कंकाल ने हंसकर कहा, मैं तेरे नहीं संगीत, मैं कुछ नहीं कर पाएगा। डिफिकल्ट किसी है। अभी यह सब हुआ ही था कि तभी नीला गया। नील के हाथ में आटे के पेड़ थे और मानव की आर्थिक और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। उसने उन पिंडी में अस्थि मज्जा भरकर हाथों की बाती बनाकर एक दीप बना लिया और उसको जलाकर अवश्य के पेट पर रख दिया और खुश होकर बोला, लो बन गया और घर दीप। अब तुमको इस दीप की रक्षा करनी होगी जब तक मैं इसको सिर्फ बना कर लूं। यदि यह दीप जलता रहा तो समझ लो भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। इतना कहकर नीलाक्षी के शव के पास बैठकर ध्यान मग्न हो गया। लगभग 2-3 घंटे बाद उसने आंखें खोली और मुझसे कहा, अब चिंता
कि कोई बात नहीं, यह दीप और सिद्ध हो गया है और इसको कोई नहीं बुझा सकता। अब तुम अपना ध्यान इस दीपक के लौ पर केंद्रित करो और बीच में कुछ बोलना नहीं, बस अब तुम मिट्टी जाओ कि क्या होता है। आज इस अघोरी की लाज रखनी होगी। आदेश को मैंने अपना सारा ध्यान दीपक की लौ पर लगा दिया और देखते ही देखते वह लोग काफी बड़ी हो गई और उसका प्रकाश सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था कि दीप नहीं बल्कि एक एलईडी बल्ब जल रही हो, वह भी सोंठ का। इसकी रोशनी में आशी का शरीर बिल्कुल साफ दिख रहा था। तभी मेरे सामने एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। मुझको आशी के शरीर के सारे अंदर के अंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगे। दिल रुका हुआ एक तरफ पड़ा था, फ्रेश उखड़कर छोटे और काले हो गए थे। खून सारी नसों में लगभग जम चुका था और काला पड़ चुका था। मुझको ऐसा लग रहा था जैसे एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड देख रहा हूँ, वह भी बिना मशीन के अपनी आंखों से। तभी मुझको नील की आवाज सुनाई थी, मिलने का हक रे और गधी तरफ सारी जीवन के शक्ति इस सॉन्ग को 1.5। नील के इतना कहते ही उस दीप का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। मैं घबरा गया, मुझको लगा शायद यह दीपक बुझ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नींद ने मुझे बोलने से मना किया था, इसलिए मैं चुप रहा। मेरी आंखों के सामने अभिलाषी के सारे आंतरिक अंग थे। धीरे धीरे दीपक बुझ गया और खुद ही एक ओर लुढ़क गया। तभी मैंने देखा कि आरती के जो फेफड़े बिल्कुल उखड़े पड़े थे वह अचानक से फूल गए और हरकत करने लगे। उधर दिल भी अचानक जोर से हिला और धड़ अपने लगा। यह देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। धीरे धीरे उसकी नसों में जमा हुआ खून से घर घर तेजी से उसके शरीर में बहने लगा। मेरे सामने सब कुछ इतना साफ था मानो उसके शरीर के अंदर घुसकर देख रहा हूँ। अब धीरे धीरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आशी का चेहरा और होठ जो मुरझा गए थे और नीले पड़ गए थे वह फिर से गुलाबी होने लगे थे। तभी आशीष ने एक जोर का झटका लिया और सांस लेना शुरू कर दिया। मेरे आश्चर्य और खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मुझको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अचानक चिल्लाया, आशी आशी खोलो, आशा खोलिए। लीज की नील इशारे से मुझको रोका, फिर नींदले पास पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उसको जमीन पर रख दिया। देखते ही देखते वह लकड़ी एक भिक्षु बन गया और आशी की ओर लपका। मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो नील हाथ पकड़ लिया। उस भिक्षु ने काशी के पैर में अड़ंगा डाल दिया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। तभी मैंने एक और चमत्कार देखा कि एक तरफ से वह भिक्षु आशी का खून यानी जो गंदा और काला हो गया था वह पी रहा था और दूसरी ओर न जाने कहां से उसके शरीर में नया खून आता जा रहा था। कुछ देर में उसका शरीर का लगभग सारा खून बदल गया। पुराने गंदे खून की जगह अब ताजा और लाल खून उसके शरीर की सारी धमनियों में दौड़ता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा था। न कि आसिफ सांस नहीं ले रही थी और हल्के हल्के हाथ पैर में हिला रही थी। अब उसके शरीर के अंदर का सारा दृश्य से गायब हो गया। मुझको ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने से जाग गया। अब लिए मुझसे कहा जा यार बुखार। अपनी पत्नी को मैं सो के पास जाकर जोर से बोला, आशीषित उठो, 80 खोलो। इतना कहते ही आसिफ उठकर बैठ गई जैसे किसी नींद से जागी हो। मैं आशीष से लिपट गया और बोला, ओ वासी तुम ठीक तो हो ना? तो आशीष ने कहा, हाँ मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तो अस्पताल में थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाय शमशान, मैं यहाँ क्या कर रही हो संसार में? तो मैंने कहा, सब कुछ नील की वजह से हुआ है। नील कहाँ है? बिल नींद तो नहीं दिख रहा कि मेरा मन था कि नील के पैर पकड़कर उसका धन्यवाद करो कि उसने आशिक को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन नील वहां पर नहीं था। हम दोनों ने नील को बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन के बाद नील हमको कभी नहीं मिला। नील के आशीर्वाद से हम दोनों को 9 महीने बाद एक बेटा हुआ। उसका नाम सुनील रखा हमने। नील की शक्ति, सिद्धि और ताकत के स्तर का पता और चला मुझको नील कितना बड़ा सिद्ध पुरुष था।
यह सोचकर दिल घर से भर जाता है। यही है अघोर पंथ की शक्ति। हेलो दोस्तों, यह एक सत्य घटना है जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। NH30 लखनऊ से प्रयागराज मतलब इलाहाबाद का नेशनल हाईवे, जिस पर मैं इस घटना से रूबरू हुआ था। आज उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात को मैं कुछ फेरबदल करके कहानी के रूप में पेश कर रहा हूँ, लेकिन यह कहानी बिल्कुल सच है। दोस्तों, कभी कभी नजरों के सामने कुछ ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता। ईश्वर की मर्जी मानकर खुद को संयमित रखना पड़ता है। हालांकि मैं कभी भी सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सोच बदल गई कि यह बात सन 2004 की है। मैं मर्चेंट नेवी कहीं अधिकारी छुट्टी पर घर आया हुआ था कि मेरे एक ताऊ जी के बेटे मनीष का फोन आया। मुझे इलाहाबाद बुलाया था। उसने बताया कि उसका ट्रांसफर लखनऊ हो गया है और मेरे इलाहाबाद आने से उसको लखनऊ सीट होने में आसानी हो जाती है। मुझे पता था कि महक भाभी प्रेग्नेंट है, तो मैंने उसी से इलाहाबाद जाने का विचार बना लिया। माँ और पिताजी को बताकर मैं इलाहाबाद के लिए निकल गया। शाम होते होते मैं संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुका था। मनीष ने मूवर्स एंड पैकर्स मुक्त किया हुआ था। बस मेरा काम तो केवल उनकी देखरेख करना था कि सामान सही से पैक हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ गए। देर शाम 8:30 तक सारा सामान पैक होकर ट्रक से लखनऊ के लिए चला गया था। मैरी मरीज को कहा कि यार हम लोग अगले दिन सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकलेंगे, लेकिन तभी भाभी ने कहा कि सारा सामान तो चला दो, आज रात में सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। अब मजबूरी थी कि तो हम लोग रात को किसी होटल में रुके या फिर राहत नहीं लखनऊ के लिए निकले। आपस में बातचीत करने के बाद हम सभी मनीष की कार से लखनऊ के लिए निकल पड़े। इलाहाबाद से लखनऊ के लिए चलने के बाद एक अच्छे से ढाबे पर हम दोनों ने खाना खाया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि पड़ोस वाली टेबल पर कुछ लोग इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर पिछली रात हुए एक्सीडेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पूरा परिवार समाप्त हो गया था कि भी प्रेग्नेंट थी। कहीं वो उनकी बात सुनकर डर ना जाए, इसलिए मैंने ऊंची आवाज में 3 जगह गुलाब जामुन देने का ऑर्डर दिया। अरे भाई तेरी प्लेट गुलाब जामुन लगाना तो, और मेरी ऊंची आवाज में उनकी बातें दबकर रह गई। बाहर निकलकर देखा तो मौसम सुहावना हो चुका था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मनीष गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भाभी आगे मनीष के साथ बैठी थी। मैं पीछे की सीट पर लेट गया था। ऊंचाहार से लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़े थे कि एक बहुत तेज झटका लगा और कार का पिछला पहिया पंचर हो गया। मनीष का रोकने लगा तो मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आसपास कोई आबादी नहीं थी और वहां गाड़ी रोकना ठीक नहीं लग रहा था। फिर मनीष ने भी अपनी रफ्तार पर गाड़ी चलाना जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद सड़क किनारे एक हाथ जो पट्टियां दिखाई पड़े तो मनीष ने गाड़ी वहीं सड़क से कच्चे में उतार कर रोक दी। महक भाभी को अगली सेट फोल्ड करके लेट जाने को कहा और हम दोनों गाड़ी से उतरकर पिछला पहिया बदलने लगे। वह समय बेसिक मोबाइल होते थे और उसमें टॉर्च का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। किसी तरह से अंधेरे में मोबाइल की हल्की रोशनी में हम दोनों बड़ी मुश्किल से पहिया बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात जो थोड़ी बहुत अजीब थी कि पिछले 10 मिनट में कोई भी वाहन वहां से नहीं निकला थे और ऐसा लग रहा था कि मानो उस सड़क पर केवल हम लोग ही अकेले सफर कर रहे हैं, और यह बहुत कुछ परेशान करने वाली थी। तभी मेरी नजर इलाहाबाद की तरफ से आती हुई सड़क की ओर बढ़ी तो देखा कि कुछ लोग पैदल चले आ रहे हैं। मनीष ने मोबाइल की रोशनी दिखाने को कहा तो मैं और मनीष फिर से पहले को खोजने में लग गए। 3 मिनट तो आसानी से खुल गए, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद भी एक नेट नहीं चल रहा था।
जिस पर बारी बारी हम दोनों ने जोर आजमाइश की, लेकिन अटूट टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर हम दोनों खड़े हो गए। फिर से नजर इलाहाबाद से आने वाली सड़क पर पड़ी तो वह लोग जो पैदल चले आ रहे थे वह उम्मीद से काफी नजदीक आ गए थे। साफ लग रहा था कि उनके पैदल चलने की रफ्तार काफी अधिक थी, जो कि अमूमन किसी भी मनुष्य के पैदल चलने की रफ्तार से अधिक थी। ध्यान देने पर देखा कि उन लोगों में एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे थे। मैं इसमें लड़की लगभग 7 या 8 साल की थी और लड़का लगभग 4 या 5 साल का रहा होगा। एक बात तो तय है कि बच्चों के लिए इतनी तेज रफ्तार में चलना कतई संभव नहीं हो सकता। मनीष और मेरी नजरें उन्हीं लोगों पर थी जो तेज कदमों से चलते चलते सड़क की दूसरी तरफ लगभग हमारे सामने की तरफ आ गए थे और हमारे सामने ही एक खेत की पगडंडी की ओर मुड़ गए। मनीष और मेल रूह कांप गई थी जब हमारी नजर उनके पैरों की तरफ गई। उन चारों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि लगभग एक हथेली जितना ऊपर हवा में हमारा गलत हुई तरह सूख चुका था। हमारा शरीर जहां के तहां स्पून हो चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगले कुछ मिनट तक हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। पता नहीं कितनी देर के बाद एक ट्रक तेजी से हॉर्न बजाता हुआ निकला है तो हम अपने होश में आए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो डर हम दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हमें याद आया कि हमें तो कार का उपयोग बदल है। हमने तुरंत ही वापस नेट खोलने की कोशिश की तो अब बाकी नेट की तरह बड़ी ही आसानी से खुल गया। हमें तुरंत की पहिया बदल डाला और वहां से निकलने में बिल्कुल की देरी नहीं कि मैं वापस अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं कड़ियों से कड़ियां जोड़ने लगा। धाबी में हमारे पड़ोस वाली टेबल पर बातचीत के रूप में एक घर भर हादसे की जानकारी होना, उसी के कुछ देर बाद हमारी गाड़ी का पंचर होना, हादसे वाली जगह के करीब हमेशा आत्माओं का परिवार का पता चलना, उस दरमियान किसी भी वाहन का वहां से निकलना और उन आत्माओं के हमारी नजरों से अवसर होने के बाद पहले का जमघट बड़ी आसानी से खुल जाना शायद किसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन दिमाग के घोड़े खोल देने के बावजूद मैं उसे सारे का मतलब नहीं समझ पा रहा था। मैंने मनीष से मैं कोई बात नहीं छोड़ी क्योंकि भाभी साथ मीना अगले दिन मनीष ने छुट्टी ले रखी थी। हम दोनों अलग से बात करने के लिए छत पर चले गए। बात का टॉपिक तो वही किस्सा था। मनीष और मैं कड़ियां जोड़ रहे थे कि एक बात हम दोनों को याद आई कि महिला और पुरुष की आत्माओं के चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वह काफी परेशान थी। मीना शायद वह में कुछ संदेश देना चाहती थी, लेकिन हम उनकी बात समझ नहीं पाए थे। पूरा दिन हम दोनों परेशान रहे। दिन का खाना खाने के बाद मैंने मनीष से कहा कि मैं एक बार फिर ऊंचाहार की उसी जगह जाकर उन आत्माओं के संदेश को समझना चाहता हूं, लेकिन मनीष मुझे अकेले भेजने के पक्ष में नहीं था। तो वह साथ चलने को तैयार हो गया। घर पर बहाना बनाकर हम दोनों ऊंचाहार के लिए निकल पड़े। समस्या यह थी कि उस जगह को पहचाना कैसे जाए। तो मनीष ने कहा कि यार, उस जगह के पास 1 मील का पत्थर लगा था जिस पर लिखा तो 105 किलोमीटर लिखा था। इससे तो एक समस्या का हल निकल गया कि अब वह जगह ढूंढने में समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हम दोनों अपनी गाड़ी से ऊंचाहार पुलिस था ना पहुंचे और 2 से 3 दिन के अंदर हुए उसी ऐसे एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ की जिसमें पूरे परिवार का अंत हो गया हो। तो पता चला कि उस एक्सीडेंट में एक कार और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई थी, जिसमें लखनऊ के निवासी पति पत्नी और 2 बच्चों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। महिला और पुरुष दोनों ही डॉक्टर थे और लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे थे और के परिवार में उनकी एक बहन लखनऊ में रहती है और एक बड़े भाई अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। केवल इतनी ही जानकारी पुलिस के पास थी।
मैंने और मनीष ने अपने साथ हुई घटना के बारे में पुलिस अफसर को बताया तो बुरी तरह से चौंक गया और उन्होंने पहले तो हमसे कुछ सवाल किए लेकिन बाद में हमारी मदद करने का आश्वासन दिया है कि पुलिस इंस्पेक्टर खुद नई उम्र का व्यक्ति था और उसने हमारी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। पुलिस से उस परिवार का नाम पता लेकर हम रात को ही घर वापस को चल दिए। रास्ते में हम उसी जगह ओके, लेकिन आज कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो मुझे लगा कि शायद आत्माओं का दिखना तक तो ठीक था, लेकिन उनके कोई संदेश देने की बात शायद मेरा भ्रम था। घर पहुंचकर हम दोनों खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। देर रात मैंने सपना देखा कि वही चारों आत्माएं मेरी तरफ देखकर कुछ कह रही हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी बात समझ सको, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि वह आत्माएं अपनी आवाज पुस्तक नहीं पहुंचा पाने के कारण काफी परेशान लग रही थी। रात में ही मुझे बेचैनी होने लगी थी, तो मैं उठकर बैठ गया और फिर पूरी रात जागता रहा। फिर अगली सुबह मनीष के उठने के बाद मैंने सपने के बारे में बताया तो वह आ गया, क्योंकि उससे भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया था। अब यह तय हो चुका था कि वाकई वह आत्माएं हमें कुछ कहना चाहती हैं। सब कुछ ऐसी बात जिसके कारण उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो, वह उस दिन बनी। इसको भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था और मेरे पास भी कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर संजय अग्रवाल के घर जाना चाहिए, क्योंकि डॉ अग्रवाल के घर का पता मैं पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर से ले चुका था, जो कि मेरे घर से काफी दूर था। लेकिन मैं उनका पता आसानी से ढूंढते हुए पहुंच गया, क्योंकि उनके घर पर कोई खास चहल पहल नहीं थी। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने पूछा तो घाट ने बताया कि डॉ अग्रवाल के बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंच चुके हैं और घर के अंदर मौजूद हैं। मैंने गार्ड से उनसे मिलने की बात की तो उसने इंटरकॉम पर इजाजत लेकर मुझे अंदर भेज दिया। इस बैठक में डॉ अग्रवाल के बड़े भाई संजीव अग्रवाल मौजूद थे। मुझे बैठक में आया देखकर मुझे सोफे पर बैठने का आग्रह किया। तब एक नौकर पानी लेकर आ गया। घर की साज सज्जा देखकर लग रहा था कि डॉ अग्रवाल ने काफी ज्यादा पैसा अपने घर पर लगाया होगा। उनके बड़े भाई को अपना परिचय देकर आपने वहां पहुंचने का अभिप्राय बताया तो वह चौंक गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर बाद में मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वह लोग पिछले लगभग 14 सालों से भारत नहीं आए थे। कारण था कि डॉक्टर संजय ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से पूरे परिवार ने उनसे नाराज होकर सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। फिर थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद मैंने सोचा कि उनकी बहन से भी मिल लिया जाए, साथ कुछ जानकारी और मिल जाए। मैंने डॉक्टर अग्रवाल के बड़े भाई से पूछा तो वह मुझे उनकी बहन से मिलवाने को तैयार हो गए और स्वयं ही मुझे उनकी बहन के घर ले गए। उनकी बहन प्रेमलता गुप्ता शहर के नामी व्यापारी जयप्रकाश गुप्ता की पत्नी थी। संजीव अग्रवाल ने मुझे उनकी बहन और उनके पति से भेंट करवाई तो मैंने अपने मुलाकात का प्रयोजन बताया तो डॉक्टर अग्रवाल की बहन प्रेमलता गुप्ता विस्मयकारी नजरों से मुझे देखने लगी, जबकि मैंने महसूस किया कि उनके पति जयप्रकाश गुप्ता चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाव भंगिमा छुपा ली थी। बहरहाल मैंने यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने जयप्रकाश गुप्ता जी को नोटिस कर लिया था। एक शक का कीड़ा मेरे मन में घर कर गया था। मैं उसे कुछ पूछ नहीं सकता था, बस यह जरूर था कि बातों ही बातों में कुछ मतलब की बात पूछी जाए कि प्रेमलता का चेहरा कुछ उदास सा हो गया था तो वो खुद ही बोली कि आपके मन में यह सवाल होगा कि ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों यानी प्रेमलता गुप्ता और संजीव अग्रवाल ने
डॉक्टर संजय अग्रवाल से रिश्ते तोड़ दिए थे। मैंने चुप रहकर अपनी आंखों से ही जवाब दिया। थोड़ी देर रुककर प्रेमलता जी ने कहा कि मेरे पति और मेरे बड़े भाई संजीव करीबी मित्र थे। दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े लिखे थे। दोनों की दोस्ती के किस्से पूरे स्कूल में थे। जहां मेरे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे, वहीं जाकर पिताजी धर्मराज गुप्ता शहर के नामचीन व्यापारी और पॉलिटिशियन थे। मेरा छोटा भाई संजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर डॉक्टर बनना चाहता था कि मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे और वह संजय की मेडिकल कॉलेज की फीस भरने में असमर्थ थे। तो मेरे ससुर जी ने मेरे छोटे भाई की मेडिकल की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। और जब मेरे पिताजी ने मेरे ससुर से कहा कि वे इस बात का एहसान कैसे सुधरेंगे, तो मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से जय लिए मेरा हाथ मांग लिया था। साथ ही संजय के साथ जय की छोटी बहन प्रिया के लिए बात भी पक्की कर ली थी और दोनों को यह बात बता दी गई थी। मेरी शादी के समय मेरे ससुर ने इस स्टेज पर ही प्रिया और संजय की सगाई की घोषणा कर दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठंडी सांस छोड़ते हुए प्रेमलता बोली, संजय MBBS पूरा हो चुका था। पिताजी चाहते थे कि संजय घर पर ही रहकर अपनी प्रैक्टिस चालू कर दे, लेकिन संजय आगे भी पढ़ाई करना चाहता था। फैसले घरवालों की मर्जी के खिलाफ आगे की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चला गया। कुछ सेकंड के मौन के बाद प्रेमलता बोली, लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी करने लगे। जिस प्रिय से संजय की रोज बात होती थी, अब हफ्ते में केवल एक ही बार बात होने लगी। पूछने पर कहता कि काम ज्यादा होने के कारण समय बहुत कम मिलता है। मैं भी धीरे धीरे उसका प्रिय से बात करना बहुत कम हो गया था। जब भी प्रिय संजय को फोन करती तो संजय फोन नहीं उठाता या फिर तुरंत ही फोन रखने की करता था। इधर प्रिया डिप्रेशन में चली गई थी। जब संजय को प्रिया के बारे में बताया गया तो उसमें बड़े रूखे तरह से बात किए। जब प्रिया को संजय के रूखेपन के बारे में पता चला तो उसने नींद की दवाई की पूरी सी खा ली। जब हम लोगों को पता चला तो हम उसे अस्पताल लेकर भागे। वह वस्तु गई, लेकिन उन दवाओं ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। हमने उसे काफी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जब हमने संजय को प्रिया की हालत के बारे में बताया तो पहले संजय भारत आने के लिए टालता रहा, पर लगभग 3 महीने के बाद वह भारत आया और आते ही उसने हम पर एक करारा विस्फोट किया कि आप वह प्रिया के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि प्रिया उसके स्टेटस की नहीं है और वह अपने जीवन साथी के रूप में एक डॉजो है। हम समझ गए कि या तो वह शादी कर चुका है या फिर वह किसी डॉक्टर से प्रेम करने लगा है और जल्द ही वह लोग शादी करना चाहते हैं। हमने यह बात प्रिय से छुपा ली कि संजय भारत आया था और उसके प्रिय के बारे में क्या विचार है। हम प्रिया को अच्छे डॉक्टर को दिखाते रहे। इसके कारण प्रिया अब लगभग बिल्कुल ठीक हो गई थी। बहाने बनाकर हमने प्रिया को बताया कि संजय अमेरिका चला गया है और वह लगभग 3 साल रहने वाला था। भारत और अमेरिका में लगभग 10 से 10:30 घंटे का अंतराल होने के कारण वह बात नहीं कर सकता कि उसकी ड्यूटी बहुत ही ज्यादा सख्त है। इधर संजय भारत वापस आ गया और शहर के नामचीन अस्पताल में नौकरी करने लगा। लगभग 6 महीने के बाद मुझे एक शादी का कार्ड मिला तो पता चला कि संजय किसी डॉक्टर सुरभि से शादी कर रहा है, जो उसके साथ लंदन में नौकरी करती थी। अब मेरे और यह के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था कि संजय ने अपने सपने को अपने सगे रिश्तेदारों के कंधे पर चढ़कर उड़ा किया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संजय ऐसा एहसान फरामोश निकलेगा। यह कहकर प्रेम तारो गई। गुस्सा, दुख और आंसू उनकी आंखों में नजर आ रहे थे। थोड़ा रुककर वह बोली, लेकिन पता नहीं शादी का वह कार्ड कैसे प्रिया के हाथ लग गया। मेरी फूल सी प्यारी नदी जिसने हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह माना, वह बिल्कुल टूट गई थी।
अब लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वह घर से निकली और संजय के पास अस्पताल अश्लील और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। संजय द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी संजय की जुबान से सुनकर वहां से चली गई, लेकिन उसी अस्पताल की 10वीं मंजिल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। यह कहकर प्रेमलता जी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यह तो समझ आ गया था कि डॉक्टर संजय की लाश को आग देते समय उनकी बड़ी बहन क्यों शामिल नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा क्या रास्ता जिसके कारण डॉ संजय और उनके परिवार की आत्मा भटक रही थी। डॉ संजय के बारे में सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि डॉक्टर संजय अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और रिश्तों की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। बहरहाल मुझे अभी तक अपने सवालों का उत्तर नहीं मिला था कि वह चारों की आत्माएं आखिर क्या संदेश देना चाहती थी। यह सब सोच सोच कर मेरा सिर चकरा गया था। तो मैं हजरतगंज के कैफे कॉफी डे में चला गया। एक चीज को पीने के बाद कुछ ताज चीज की तो अपना दिमाग इन सब से हटाने के लिए कुछ मैगजीन पढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे बाद एक और कॉफी मंगा ली। अभी कॉफी के 1 या 2 घूंट भर ही होंगे कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो चौंक कर पीछे देखा तो कॉलेज के समय की एक दोस्त चाकू खड़ी मुस्कुरा रही थी कि बड़ी वाटर प्लेजेंट सरप्राइज। चार उत्साहित होते हुए बोली। मैं भी चारों को देखकर खुश हो गया था कि सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, और बताओ क्या चल रहा है, लाइफ में आ है। तो मैंने बोला, अरे मैडम पहले यह बताओ कि टेस्ट को चेंज हुआ, यह वही वाली कोल्ड कॉफी है कुछ और? अरे नहीं नहीं, वही पुराना टेस्ट यार, कोल्ड कॉफी विद आइस क्रीम एंड जम्मू सैंडविच हजारों। अभी तक तो मैं होली हो यार, मैंने कहा। तू हंसने लगी तो चारों ने पूछा इंडिया कब आए और कब तक रुकोगे? तो मैंने कहा अरे मैडम एक एक करके सवाल पूछ लेती। तो वो हंसने लगी। अभी हफ्ता भर पहले आया हूँ और अभी लगभग 4 महिलाएं रोका या 2 कोर्स भी करने हैं। कुछ इधर उधर की बातें हुई। फिर मैंने उसे NH30 पर हुए हादसे और उन आत्माओं के नजर आने के बारे में बताया तो वह विस्मयकारी नजरों से मुझे देखने लगी। अरे भैया तुम्हें डर नहीं लगा? उसमें अधीरता से पूछा है। अरे मैडम पूछो नहीं, अगर तुम मुझे भैया कहोगी तो मैं तुमसे भी डर जाऊंगा। इतना सुनकर वो ठहाका लगाकर हंसने लगी तो अगल बगल के लोग उसे देखने लगे तो बुरी तरह शर्मा गई। अब वो मेरे सामने वाली कुर्सी से उठकर मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसने सुझाव दिया कि मुझे एक बार डॉक्टर भी के घर भी जाना चाहिए, हो सकता है कि कुछ नई बात पता चले। मुझे उसकी सलाह बड़ी काम की लगी। घर पहुंचकर मैंने मनीष को दिन भर की घटनाओं के बारे में जानकारी दी तो मनीष ने राय दी कि एक बार पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके उनको भी यह जानकारी दे दो। तो उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए। तो मैं इंस्पेक्टर सिंह को फोन करके जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके हाथ में नहीं आता, कि इसकी कोई भी रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान होने के नाते उन्होंने मुझे डॉक्टर छुट्टी के मायके का पता दिलवा दिया, जो कि पुराने लखनऊ के इलाके की। अगले जब मैं डॉक्टर सुबह के घर का पता ढूंढते हुए पहुंचा तो डॉक्टर सुबह के पिताजी डॉ सत्यनारायण गोयल से मुलाकात हुई। उनसे हुई बातचीत के दौरान पता चला कि वह लखनऊ के विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक भविष्यवक्ता भी थे। उनकी पत्नी और डॉक्टर सुबह की माताजी सरिता गोयल एक अध्यापिका और लेखिका थी। जब मैंने उनसे मिलने का प्रयोजन बताया तो उनकी भाव भंगिमा ने मेरे मन में बहुत उथल पुथल चालू कर दी, क्योंकि कोई भी पिता जिसकी मीडिया अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हो वरना शांत कैसे हो सकता है। मेरी जिज्ञासा का उत्तर खुद ही उन्होंने दिया। मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना शांत क्यों हो कि मैं कुछ बोलता है कि इससे पहले ही वह बोले, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में समुद्र का सर्वाधिक योगदान है
और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ना हो आप जल सेना यह मर्चेंट नेवी में काम करते होंगे। और यह कहकर वो शांत हो गए। मैं समझ गया था कि ईश्वर का वरदान प्राप्त एक व्यक्ति के सामने बैठा हूं मैं, जो न केवल चेहरा देखकर किसी के अंतर्मन को नहीं पढ़ सकता बल्कि उसका भूत और भविष्य भी बता सकता है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था, लेकिन मैं सोचने लगा कि जब यह मेरा बहुत बता रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य भी बता दे। आप जैसा सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही है। मुझे अपनी बिटिया के साथ होने वाले हादसे का अंदाजा हो गया था और जिस बात का डर था वही हुआ था। या अकाल मृत्यु के कारण उसके पूरे परिवार को बॉक्स नहीं मिला और वह सब प्रेत योनि में भटकने लगे। तो आपको यह सब पता है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मुझे यह भी पता है कि आप यहाँ आने से पहले डॉक्टर संजय के घर वालों से मिल चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या खूब विद्या है गोयल जी की सा। कि मेरा प्रश्न है कि जब आपको अपनी बिटिया और उसके परिवार के साथ होने वाले हादसे के बारे में पहले से पता था तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? प्रश्न पूछते समय मैं आशंकित था। मेरे प्रश्न को सुनकर वह कुछ देर शांत होकर कहीं खो से गए। कुछ देर बाद वह शांत लहजे में बोले, उस दिन मैं और मेरी पत्नी हरिद्वार में थे। मुझे सुबह से अभ्यास हो गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो मैं ध्यान लगाकर बैठ गया। ध्यान लगाने से मुझे पता चल गया कि सुरभि का किसी वाहन से दुर्घटना का बहुत बड़ा योगदान था। मैंने तुरंत सुनिधि को फोन किया तो उसका फोन बंद था, जबकि उसका फोन कभी भी बंद नहीं होता था। फिर मैंने संजय को फोन किया तो उसका फोन तो उठा, लेकिन सिग्नल न होने के कारण बात नहीं हो पाई। मैंने लैंडलाइन पर फोन किया, घंटी बजती रही लेकिन फोन नहीं उठा। जब भी सौभाग्य संजय मेरा फोन नहीं उठा पाते थे तो मुझे वापस पलटकर फोन दूर करते थे, लेकिन उस दिन यह कहकर वह फिर से कहीं खो गए। कुछ देर बाद वह बोले, देखो बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता, मैं चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो होना है वह होकर ही रहेगा। भले ही उसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन इस बात का हमेशा रहेगा कि उस समय दोनों बच्चों के साथ थे। तो मैंने कहा कि मेरे जैसे कि आपने कहा कि होने को कोई नहीं टाल सकता, तो फाइनल डेस्टिनेशन वह सच्चाई को मैंने बिल्कुल आपने कई बार देखा होगा कि फला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया लेकिन खरोंच भी नहीं आई और मौत के मुंह से वापस आ गया होगा कि फला व्यक्ति का पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय चक्र के घटित होने के कारण होता है। मैंने अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को हुआ था कि वह किसी तरह का वाहन न चलाएं और ना ही किसी वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि उस दिन उसकी मृत्यु बोध किसी बाहर से होनी थी। उस दिन तो वह बच, लेकिन अगले दिन अपने घर की छत पर खड़ा था। ऊपर आसमान में एक बाद एक सांप को अपने पंजों से दवाई उड़ा जा रहा था, या चालक उस बात के पंजे से व्हाट्सएप छूट गया और सीधा उस व्यक्ति के ऊपर जा गिरा और सांप के काटने से उस व्यक्ति की वही मृत्यु हो गई थी। तो केवल यह बता सकता हूँ कि फला व्यक्ति पर कम संकट की घड़ी आ सकती है, लेकिन उस संकट से लव से बचा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना करने में जो शक्ति है वह किसी भी दूसरी चीज में नहीं है। इस पर ही सर्वोपरि है कि आपने सही बोला, ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ बेटा कि आपके मन में क्या सवाल है, लेकिन एक बात याद रखना कि कई बार जो हमारी नजरों के सामने होता है वह सच नहीं होता, और कई बार हमें इस बात को गैर जरूरी समझ कर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वही सच होता है। उनकी बात में तो दम है, लेकिन वह किस तरफ इशारा कर रहे थे मेरी समझ से परे था। वह मेरी परेशानी समझ गए और बोले, वह कोई एक्सीडेंट नहीं था,
वह एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत वह एक्सीडेंट करवाया गया था। क्या मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मुझसे कोई बोल ही नहीं निकल रहा था। मैं डॉ सत्यनारायण गोयल की तरफ देखता ही रह गया। मैं आया था अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, लेकिन यहाँ तो सैनिकों ने सवाल मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं अब अपने मुंह खोले प्रोफेसर साहब की ओर देखे जा रहा था, जिन्होंने गैस की बात बताई थी, जिसकी कल्पना मेरे सपने में भी नहीं की थी। आपने पुलिस में फायर क्यों नहीं करवाई? मैंने आश्चर्यचकित होते हुए प्रोफेसर साहब से पूछा। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। पुलिस मेरी बात को नहीं मानेगी। पुलिस की अपनी आंखें एवरी हैं कि जब एक सड़क हादसा था और कुछ नहीं। प्रोफेसर साहब शांत स्वर में बोले। मेरा मन तो किया कि प्रोफेसर साहब से कहूंगा कि उन्होंने एफआईआर ना करवाकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन यह उनका और उनके परिवार का अंदरूनी मामला था। मुझे महसूस हो रहा था कि प्रोफेसर साहब इस हादसे के बारे में कुछ तो छुपा रहे हैं। हालांकि मुझे समझ में आ रहा था कि डॉक्टर सुरभि और उनके परिवार की आत्माएं मुझे क्या कहना चाहती थी। कि मैंने प्रोफेसर से पूछा, जब आपको डॉक्टर सुरभि के साथ होने वाले हादसे के बारे में पता था तो आपको याद भी तो पता होगा कि उनकी हत्या की साजिश किसने रची होगी। तो उन्होंने बोला कि सफल व्यक्ति से कितने ही लोग जिया करते हैं और उनके कितने ही विरोधी होते हैं, या तो जग जाहिर है। बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी और दामाद से भी बहुत लोग जिया करते थे, या बोलते समय भी उनके चेहरे पर शांति के भाव थे। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर में आस्था रखने वाला एक बंदा हूँ। प्रोफेसर साहब ने सीधी तरह से मना करने के बजाय घुमाकर अपनी बात कही। तो क्या मैं आपकी पत्नी और बाकी सदस्यों से मिल सकता हूँ? मैंने पूछा तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज देकर बाहर बुला लिया और औपचारिक रूप से मुलाकात के बाद जब मैंने और को पूरी बात बताई तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दुखी स्वर में बोली, होनी को कौन टाल सकता है बेटा, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि सुबह का पूरा परिवार उजड़ गया है। अरुण की उदासी उनके रोने में तब्दील हो गई। प्रोफेसर साहब अपनी रोती हुई अपनी पत्नी को अंदर के कमरे में ले गए और 10 मिनट बाद अपने लगभग 30 साल के बेटे के साथ बाहर आए। उसकी लाखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सोते हुए अभी जगह गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसने पिछली रात को काफी दारू पी होगी। प्रोफेसर साहब ने सर मेरे मन की बात भांप ली और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोले, रजत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह दवाई खाकर सो रहा था। मैंने रजत को उनके घर आने का प्रयोजन बताया तो रजत बड़ा असहज हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसकी जो आंखें खुमारी से बोझिल हो रही थी वह अचानक चौड़ी हो गई। यह आप क्या कह रहे हैं? रजत ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तो आपके और डॉक्टर संजय के परिवार को जानता भी नहीं था। वैसे भी मैं शहर में बहुत कम रहता हूँ। मैंने कहा, मैंने देखा कि डॉक्टर संजय का नाम आते ही रजत ने बहुत बुरा समूह बनाया कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजत ने हड़बड़ आहट में पूछा और मेरे जवाब देने से पहले ही वहां से उठकर चला गया। यह तो साफ था कि डॉक्टर संजय अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन क्या डॉक्टर सुबह के परिवार वाले भी उनकी शादी के खिलाफ थे? यह कोई और बात थी। जो भी था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने उसे बड़ी सफाई से छुपा लिया था। उनकी एक बार फिर दिमाग में चल रही थी कि कई बार जो हमारी नजरों के सामने होता है वह सच नहीं होता और कई बार हमें इस बात को गैर जरूरी समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं, वही सच होता है। इस बात ने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया था और अब कि मैं डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि से जुड़े हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखने लगा था।
ना कि मैंने प्रोफेसर साहब से उनका फोन नंबर लिया और उसे इजाजत लेकर वहां से चला आया। गाड़ी में बैठकर मैंने पहले मनीष और चारों को फोन करके कैफीन कॉफी डे में मिलने को बुलाया। मैं जब कैसे पहुंचा तो मनीष मुझे पार्किंग नहीं मिल गया। अंदर जाकर हम सोफे पर पसर गए। मैंने मनीष को चारों के बारे में बताया कि उसी ने मुझे डॉक्टर सुरभि के घर जाने की सलाह दी थी। कुछ देर बाद चारों भी कैफे में आ गई और उसकी नजरें मुझे ढूंढने लगे। हमें को लेकर सुर्खियों में पाकर तेज कदमों से सीधा वह मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने मनीष और चारों का परिचय करवाया और सीधा मुद्दे पर आ गया। मैंने दोनों को डॉक्टर सभी के घर पर हुई सारी बात बताई तो चारों बोली कि मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे कॉफी पीने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा है यार सॉरी, मैं भूल गया था। और मैंने चारों के लिए कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम और मनीष और मेरे लिए नॉर्मल कॉफी ऑर्डर कर दी। मैंने एक बात तुम लोगों को नहीं बताई थी कि जब प्रोफेसर अपनी पत्नी को लेकर अंदर कमरे में गए थे तो मैंने वहां लगी सभी फोटो को अपने कैमरे में कैद कर लिया था और मैंने दोनों को वह सारी तस्वीरें दिखाई। अरे यार, हो ना हो यह रजत इस मामले के अंदर तक जुड़ा हुआ है। चारू भोली हो सकता है क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा अजीब था, लेकिन हमें जयप्रकाश अग्रवाल यानी डॉक्टर संजय के जीजा जी को भी नहीं भूलना चाहिए। उनके पास डॉक्टर संजय से बदला लेने का व्यक्तिगत कारण भी है। मैंने कहा को खोल सकता है, लेकिन 14 या 15 साल बाद वह ऐसा क्यों करेंगे? क्या उन्हें अपने रुतबे की कोई फिक्र नहीं होगी? मनीष ने कहा होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जयप्रकाश के दिल में नफरत की ज्वाला धधक रही हो और वह सही समय का इंतजार में हो और उनको मौका 14 या 15 साल बाद ही मिला हो। चारों ने कहा था कि ऐसे तो फिर डॉक्टर संजय के बड़े भाई बहन और डॉक्टर सुबह के माता पिता जी भी शक के घेरे में आने चाहिए। मनीष ने बोला बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी की माता जी और डॉक्टर संजय की बहन के ऊपर मुझे शक नहीं है। चारों ने बोला देखो, इसी के परिवार और उनके बीच क्या चल रहा है हम यह तो नहीं बता सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दोनों के परिवार को जानता हो तो बात बन सकती है। मैंने अपनी बात रखी। ऐसा व्यक्ति कोई पारिवारिक मित्र, खासकर जिसने लंदन में डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि के साथ लंदन में पोस्ट ग्रेजुएट किया हो या लंदन में ही साथ में एक हॉस्पिटल में नौकरी की हो। मनीष ने बोला और साथियों, भारतीय हो साथी, लखनऊ का हो तो सोने पर सुहागा हो जाए। चारों ने बोला था एक बड़ा मुश्किल है, ऐसे किसी डॉक्टर को ढूंढा। मनीष ने बोला लेकिन फिर मैंने सोचते हुए बोला क्यों ना हम डॉक्टर संजय के स्टाफ से मिले, हो सकता है वहां से ऐसा कोई व्यक्ति का पता मिल जाए। तो चारों होली बात तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर संजय का क्लिनिक तो बंद खड़ा होगा। एक उम्मीद की किरण है। हम लोग उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहां पर डॉक्टर संजय ने लंदन से लौटने के बाद नौकरी की थी, क्योंकि वहीं पर प्रिया ने आत्महत्या की थी। तो डॉक्टर संजय अवश्य ही हाईलाइट हुए होंगे। मैंने कहा तो चालू और मनीष मेरी बात से सहमत हो गए। इस बिल का भुगतान करने के बाद हम तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। चारों ने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर अपना विजिटिंग कार्ड दिया और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने की इच्छा जाहिर की। हमें इंतजार करते हुए 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक व्यक्ति वेटिंग एरिया में आया और हमें सम्मान सहित डायरेक्टर के कमरे में ले आया। डायरेक्टर के कमरे में पहुंचते ही डायरेक्टर डॉ संदीप हुड्डा ने खड़े होकर हमसे हाथ मिलाया और हमें सम्मान सहित बैठाया और उसके बाद स्वयं बैठे। मनीष यह सब देखकर आश्चर्यचकित था कि शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हमें चालू का विजिटिंग कार्ड मिलते ही बुलवा लिया, जबकि मैं मनीष की उत्सुकता देखकर मुस्कुरा रहा था। को चालू जी, आज बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई है। मुझे बेहद खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आए हैं
और मुझे उससे भी अधिक खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। डॉक्टर संदीप कृतज्ञ भाव से चारों से मुखातिब होते हुए बोले, डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है कि चारों ने मनीष और मेरी तरफ इशारा करते हुए पूरी बात बता दी। क्या वाकई डॉक्टर संदीप के मुंह से केवल दो शब्द निकले, वह है राम हो गए थे। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने इस बात की पुष्टि की है। तो फिर वह बोले, बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर संजय के साथ काफी हंसमुख व बेचारा जब वह यहाँ आया था, मेरे ही ब्रांच में था, इसलिए उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब वह यहाँ आए थे तो काफी हंसमुख। मेहर डॉक्टर साहब, आपने यह बात अधूरी क्यों छोड़ी? मनीष ने कहा था। जी हाँ, उसके यहाँ ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद उसकी किसी जाने वाली लड़की ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे याद है कि उस दिन वह इमरजेंसी ड्यूटी पर मेरे साथ ही था और वह लड़की उसे ढूंढते हुए इमरजेंसी तक आ गई थी। डॉक्टर संजय ने उसे वहां जाने को कहा था, लेकिन वह लड़की बिना बात किए जाने को तैयार ही नहीं थी। उस लड़की ने हॉस्पिटल इमरजेंसी में काफी हंगामा किया था, जिसके बाद डॉक्टर संजय ने उसे डांटकर भगा दिया था और उसी के कुछ मिनट बाद ही वह लड़की एक लाश के रूप में हमारे सामने स्ट्रेचर पर पड़ी थी कि तो बस फिर लगभग 6 महीने ही वह इस हॉस्पिटल में रहा, लेकिन मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। डॉक्टर संदीप ने अपनी बात पूरी की कि क्या कोई पुलिस केस हुआ था? मनीष ने पूछा। हाँ, पुलिस आई तो थी, लेकिन रूटीन जांच पूरी करके वह चली गई। हमारे हॉस्पिटल के तत्कालीन डायरेक्टर ने केस को रफा-दफा करवाने को काफी पापड़ बेले थे, क्योंकि उसकी जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल की काफी बदनामी हो रही थी। डॉ संदीप ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो डॉक्टर संजय का पारिवारिक मित्र हो और लंदन में साथ ही रहा हो? मैंने डॉक्टर संदीप से पूछा। कुछ देर सोचने और अपने फोन में कांटेक्ट ढूंढने के बाद डॉक्टर संदीप ने डॉक्टर विकास कृष्णा का नाम बताया, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही डॉक्टर विकास का पर्सनल फोन नंबर भी मिल गया। हम उठने लगे तो डॉक्टर संदीप ने हमें बैठे रहने को कहा और अपनी ड्रेस से चेकबुक निकालकर 1 लाख रुपए का चेक चारों को देते हुए बोले, आप जैसी हस्तियों की हमारे समाज को बेहद आवश्यकता, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। मैं कुछ समय निकालकर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ गेस्ट लेक्चर भी देना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप को धन्यवाद देकर हम लोग बाहर निकले तो मनीष चारों की अप्रोच को देखकर राम था, तो मैंने बताया कि चारों एक एक्टिविस्ट हैं और गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ का नाम ENCOA ब्राइट फ्यूचर की फाउंडर प्रेसिडेंट है। गाड़ी में बैठकर हम डॉक्टर विकास कृष्णा को फोन लगाया तो पता चला कि डॉक्टर कृष्णा देहरादून गए थे और अगले 15 दिन देहरादून में ही बिताने वाले थे। मैंने उन्हें डॉक्टर संजय अग्रवाल के साथ हुए हादसे के बारे में बताया कि वह बहुत परेशान हो गए और स्वयं हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। क्योंकि मनीष देहरादून जाने में असमर्थ था तो मैंने अकेले ही देहरादून जाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत चारों मेरे साथ लहरा दूर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरी उम्मीद के विपरीत विचारों की देहरादून चलने को तैयार हो गई थी। क्योंकि चारों की बड़ी बहन और जीजा जी देहरादून में ही डॉक्टर थे और वही प्रैक्टिस करते थे। मैंने ट्रेन के 2 तत्काल टिकट बुक करवा लिए। अगले दिन शाम को चलकर उसके अगले दिन सुबह हम दोनों देहरादून पहुंच गए। चारों की बड़ी बहन डॉक्टर सुष्मिता और डॉक्टर शेखर बाहर हमें रिसीव करने रेलवे स्टेशन पर आए थे। घर पहुंचकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए पहुंचा। सुचारू पहले ही वहां अपने दीदी और जीजा के साथ बैठी और उसने अब तक हुई सारी बातें और यह बता दी थी। डॉक्टर सुष्मिता घबरा गई थी,
लेकिन डॉक्टर शेखर ने उन्हें समझाया तो वह चारों को मेरे साथ डॉक्टर विकास से मिलने दे तैयार हो गई। डॉक्टर शेखर ने अपने ड्राइवर को हमें हमारे बताए पते पर ले जाने को कहा। अगले आधे घंटे में हम डॉक्टर विकास कृष्ण नन के सामने बैठे थे। क्योंकि उन्हें हमारे आने के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने अपने सारे अपॉइंटमेंट निरस्त कर दिए थे। मुद्दे की बात पर आते हुए उन्होंने बताया कि लंदन में एक ही कॉलेज, एक ही ब्रांच में मास्टर्स की डिग्री और एक ही हॉस्पिटल में नौकरी के दौरान और दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए नौकरी के दौरान हमने एक ही घर किराए पर लिया हुआ था। क्योंकि फोन पर नौकरी केवल उनके एक्सीडेंट और उनकी भटकती आत्माओं के बारे में बताया था। फिर मैंने शुरू से अंत तक का सारा किस्सा विस्तार से सुना दिया कि डॉक्टर विकास बहुत मायूस हो गए थे और उनकी आंखों में पानी आ गया, जिसे उन्होंने अपना नजर का चश्मा हटाकर साफ किया और रोनी आवाज में बोले, आपका फोन आने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वे इसलिए मैंने संजय के फोन पर कॉल किया तो फोन और के बड़े भाई ने उठाया और आपकी बात का सत्यापन किया। यह कहकर डॉक्टर विकास रुक गए और कुछ पलों के बाद बोले, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अजनबी परिवार के लिए आप स्वयं इतना समय दे रहे हैं। मैं अपने अजीज दोस्त और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए आपकी पूरी मदद करूंगा। कुछ पल रुकने के बाद वह बोले, हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी समस्याएं बताते थे और हम दोनों ही मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का हल निकाल लेते थे कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। क्या डॉक्टर संजय आजकल कुछ परेशान थे? जी हाँ, कई समस्याएं थी, कुछ प्रोफेशनल और कुछ पर्सनल। तो क्या आप उनकी पर्सनल समस्याओं के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? चारों ने पूछा। हाँ, समस्याएं तो दूधी। पहली समस्या उसका साला था और दूसरी समस्या मैंने पूछा। दूसरी समस्या लगभग 1 साल पहले चालू हुई। एक सुबह जब वह अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो उसे उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लाल रंग की लिपस्टिक से लिखा हुआ था कि अंजाम भुगतने को तैयार रहना। यह देखकर वह घबरा गया था। मुझसे बात हुई तो मैंने उसे पुलिस में जाने को कहा, लेकिन वह पुलिस में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उससे यह किसी की शरारत लगी। वह फिर कभी इन दोनों बातों के बीच कोई संबंध था? मैंने और चारों एक ही प्रश्न 17 पूछा। शायद नहीं कि उनके साले सिस्टम की क्या समस्या थी? मैंने पूछा। अरे, उनका सारा एक समय में मेधावी छात्र था, लेकिन उसकी संगत कुछ गलत लोगों से हो गई और धीरे धीरे वह एक ड्रग एडिक्ट हो गया। वह आप मैं समझा, लेकिन जब मैं उससे मिला था तो उसकी आंखें लाल की थी और बात करते हुए वह बहुत उतावला और अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था? मैंने अपने आप से कहा। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया? चारों ने पूछा था कि संजय और सुनी भाभी ने रजत पर बहुत पाबंदियां लगा दी थी। खासकर संजय ने अपने दोनों बच्चों को रजत से मिलने और बात करने की सख्त हिदायत दे रखी थी और उधर रजत ड्रग ना मिले पर खूंखार हो जाता था, तब उसे बांध दिया जाता था। बाद में उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया। जब लगभग 1 साल बाद वहां से वह लौटा तो काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन एक नई मुसीबत लेकर आया था। पता नहीं कैसी कैसी अजीब आवाज को निकालता रहता था। क्या मतलब अजीब आवाजें निकालता रहता था? मैंने पूछा। हाँ, शुरुआत में तो संजय को भी समझ में नहीं आया, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से संजय धिमान लगा था कि कुछ ऊपरी चक्कर है? तो चारों ने कहा, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं, तो फिर यह बताइए कि हाल ही में के साथ यह जो कुछ भी हुआ वह क्या था? डॉ विकास के मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर आगे बोले, संजय को पहले तो वह हम लगा, लेकिन बाद में वही वहां यकीन में बदल गया था कि रजत पर प्रिय की आत्मा ने कब्जा कर लिया था,
क्या चालू और मेरा मुंह अचंभे से खुला रह गया। चालू और मैं कभी एक दूसरे का मुंह देखते तो कभी डॉक्टर विकास का। तो मैंने पूछा, क्या पहले कभी डॉक्टर संजय ने प्रिया की आत्मा के बारे में भी जिक्र किया था? तो डॉक्टर विकास ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं बताया मुझे। तो फिर प्रिया की मौत के इतने साल बीत जाने के बाद प्रिया की आत्मा कहाँ से आ गई? मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, मैं भी उसकी इस बात पर थोड़ा सा चिढ़ गया था। विकास लेकर नाराजगी भरे लहजे में कहा। तो मैंने कहा, अरे डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आपको गलत साबित करना नहीं था। अरे छोड़ो इस बात को, मुझे संजय की याद आ गई थी। जब उसने मुझे यह सब हुआ था, मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ था, और इसी वजह से उस पर मैं नाराजगी जताते हुए उसके मन का वह बताया था और उसे डांटा भी था कि डॉक्टर होने के बावजूद वह इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा था। लेकिन उसने मुझे बताया कि रजत वही सब बातें बोल रहा है जो केवल प्रिया और उसके बीच हुई थी। तो चारों ने पूछा कि आपकी कभी रजत से मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा, नहीं, बस उसे संजय की शादी में देखा था। तो मैंने पूछा कि वैसे रजत क्या क्या बोलता था, कभी डॉक्टर संजय ने बताया आपको? तो उन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं, बस संजय यही बोलता रहता था कि प्रिया की रुख उसे परेशान कर रही है। तो क्या आपने उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी थी? मीना, हाँ, लेकिन वह किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना नहीं चाहता था कि उसे लगता था कि इससे उसकी बदनामी होगी है। तो ऐसे में आपने क्या किया? मैंने पूछा। बस उसे बिना डॉक्टर से मिले सलाह लेने को कहा था और उसे यह ठीक लगा था। वह किसी ऑनलाइन डॉक्टर से इलाज करवा रहा था जिससे उसे काफी आराम मिल गया था। तो अच्छा कि डॉक्टर संजय की 13वीं में कि आप लखनऊ जाएंगे? मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा, हाँ जरूर। डॉक्टर विकास से इजाजत लेकर हम दोनों वहां से बाहर निकल आए और ड्राइवर से घर वापस चलने को कहा। वापस आते समय घंटा घर पर जाम था और हमें काफी समय लग रहा था कि तभी ड्राइवर ने बताया कि जिस डॉक्टर विकास कृष्णा के पास हम गए थे उनका एक बड़ा हॉस्पिटल राजपुरा रोड पर बन रहा है, क्योंकि हमें दून विहार ही जाना था। तो मैंने ड्राइवर से डॉक्टर विकास का हॉस्पिटल दिखाने को कहा। ड्राइवर हमें वह शोल्डर दिखाने ले गया जो कि अपने आप में काफी बड़ा था, लेकिन आजकल काम बंद पड़ा था। तो तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर विकास सब कुछ सही कह रहे हैं? चारों ने पूछा। तो मैंने कहा, यार सही कह रहे होंगे, आखिर इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर संजय दुनिया में थोड़ी है। क्या तुम नवनीत के टच में हो? चारों ने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, हाँ यार, तुम्हें अच्छा याद दिलाया, नवनीत हमारी मदद कर सकता है। मैं इसे फोल्ड करता हूँ। हेलो विवेक। नवनीत फोन उठाते ही बोला, हेलो भाई, कैसे हो यार? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर पर सब कैसे हैं? नवनीत ने पूछा। सब ठीक है भाई, सब प्रभु की कृपा है। यार तुम्हारी मदद चाहिए थी। मैंने कहा, अरे बिल्कुल भाई, सब ठीक तो है। वैसे दोस्त की मदद चाहिए या फिर पुलिस की? नवनीत ने पूछा। यह एक दोस्त की और साथ ही उसके एसपी सिटी होने के भी। मैंने कहा, क्या मतलब? लव में थोड़ा शांत होते हुए बोला था। तो फिर मैं लेंथ नवनीत को NH-30 के हादसे से लेकर देहरादून में डॉक्टर विकास से मिलने तक की पूरी कहानी सुनाई दी। वह यह तो बड़े भी अचंभे की बात है यार। सलाम है चालू और तुमको और तुम्हारे जज्बे को यार। तुम अजनबियों के लिए तुम लोग इतना कुछ कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हो। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए? तो मैंने कहा, यार तुम पुलिस वालों का कुछ खुफिया तंत्र होता है, मुझे कुछ जानकारी चाहिए और मैंने उससे जो मदद चाहिए थी वह सारी बातें बता दी। तो उसने कहा कि तुम लोग लखनऊ पहुंचकर मुझसे मिलो, मैं कोशिश करता हूं तब तक तुम लोगों के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा कर सको। लखनऊ में तो नवनीत काम करवा देगा, कुछ काम देहरादून में भी करना है।
मैंने चार उसे कहा तो चारों ने थोड़ा उत्साहित होते हुए बोला कि अरे उसके लिए तो जिंदाबाद हैं। तो मेरी हंसी छूट गई तो चारों ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा अरे हंस क्यों रहे हो? तो मैंने कार्य कुछ नहीं है। तो चारों ने चिकोटी काटते हुए बोला कि यह क्यों नहीं कहते कि तुम सोच रहे हो कि मेरे जीजाजी डॉक्टर हैं या कोई सुपरमैन जो सारे असंभव काम चुटकी बजाते ही स्वयं कर देंगे, या दिमाग में तो कुछ ऐसा ही आया था। मैंने कहा तो चारों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे कच्चा खा जाएगी। कुछ ही देर में हम जीजाजी के हॉस्पिटल पहुंच गए। जीजाजी को दिन भर की हुई सारी बात बताई और साथ ही अपने देहरादून के काम के बारे में भी बताया। तो उन्हें रिकॉर्ड ठीक है। देहरादून में डीआईजी मेरा मित्र है, मैं उससे बात करता हूँ। जीजाजी बोले। फिर कुछ दिन फोन पर बातचीत करने के बाद जीजाजी ने बताया कि आज शाम को डीआईजी साहब ने मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया है। 6:30 हम तीनों डीआईजी आवास पर पहुंचे तो सिक्योरिटी में लगे इंस्पेक्टर को पहले ही हमारे वहां पहुंचने की जानकारी थी, तो सीधा हमें ड्राइंग रूम में ले गया। कुछ ही देर में डीआईजी अनुराग आर्य और उसकी पत्नी ने कदम रखा तो हम तीनों उठ खड़े हुए। डीआईजी बड़े ही गर्मजोशी से जीजाजी के गले मिले और हम दोनों से हाथ मिलाया। चारों ने साथ लाई फूलों का बुके और मिठाई का डब्बा श्रीमती आर्या को दे दिया। तब तक चाय और स्नैक्स आगे उनकी पत्नी ने हम सबको चाय और स्नैक्स रखिए। चाय पीते हुए डीआईजी साहब ने बताया कि अमूमन वह अलग अलग तरह के केस के बारे में अपनी पत्नी को भी बताते हैं, तो आज मैंने इसके बारे में अपनी पत्नी को बताया तो यह पूरी कहानी को जानने को उत्सुक है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी पूरी बात बताइए। डीआईजी साहब चालू और मेरी ओर देखते हुए बोले। मैंने डीआईजी साहब और उनकी पत्नी को NH-30 पर हुए एक्सीडेंट, आत्माओं के दिखने और के संदेश देने, डॉक्टर दंपत्ति के परिवार वालों से मुलाकात और फिर डॉक्टर संजय के दोस्त डॉक्टर विकास से मुलाकात और अब यह प्रिया की आत्मा का चक्कर 220 सारी बातें मैंने विस्तार से कह सुनाया। तो डायरी साहब बोले हे सो यू गाइस जो काम अपने नहीं करते वह आप लोग अजनबी होते हुए कर रहे हो। देखे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना हो सके इस केस में इन बच्चों की मदद कीजिए। मिस आर्य ने अपनी डीआईजी पति को बोला ठीक है, आप लोग जो चाहते हो वह हो जाएगा। केवल 24 घंटे के अंदर आपके मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा? डिवाइस आपने सीधा सवाल किया तो चालू और मैं हक्की बक्की होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जबकि जीजाजी मुस्कुरा रहे थे। अरे घबराओ नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब मैं और मेरे पति लखनऊ आए तो तुम अपने हाथ की चाय पिलाओ। श्रीमती आर्य चारों से बोली। दीजिए बिल्कुल, मैं आप लोगों का इंतजार करोगी। चारों शर्माते हुए बोली। अगले दिन शाम 7 हमारी लखनऊ की ट्रेन के कन्फर्म बुकिंग मिल गई और अगले दिन दोपहर 3 बजे हम लोग पैकिंग कर ही रहे थे कि डीआईजी ऑफिस से फोन आया। फोन पर डीआईजी साहब ने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। सिक्के का एक पहलू सामने आ गया था। अगले दिन सुबह 10 लखनऊ पहुंचते ही मैंने नवनीत को फोन घुमाया तो पता चला कि वह मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम में व्यस्त था और शाम को उसने अपने घर पर आकर मिलने को कहा। तो फिर मैंने चारों को उसके घर पर ड्रॉप किया और वहीं से मनीष के ऑफिस चला गया। मनीष को मैंने जब देहरादून में हुई पूरी बात बताई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने मनीष को शाम को नवनीत के घर चलने को कहा तो साथ चलने को तैयार हो गया। शाम को चारों मनीष और मैं नवनीत के घर पहुंचे तो मेरे नवनीत को देहरादून में हुई पूरी बात बताई और साथ ही डीआईजी साहब ने जो बताया था वह भी बता दिया है। तो वह बोला, देख भाई, अब तो इतना इन्वॉल्व है तो मुझे तेरी मदद करनी ही पड़ेगी यार, तूने मुझे फोन किया था
जब तो उसी समय मैंने अपने सूत्रों से इस केस के बारे में पता लगवाया तो मुझे काफी कुछ पता चला कि डॉक्टर संजय और उनके परिवार के बीच संबंध बेहद खराब थे और इस केस को दुनिया के सामने लाने के लिए मैं चाहता हूं कि इस केस में एक एफआईआर की जाए। एफआईआर का नाम सुनते ही मन ईश्वर चारू थोड़ा पीछे हो गए तो नवरीत बोला कि उसने डॉक्टर संजय के क्लिनिक पर काम करने वाले असिस्टेंट को ट्रैक कर लिया है और अब वही एफआईआर करवाएगा। लेकिन एफआईआर कटवाने का क्या फायदा होगा, मरीज ने पूछा। लिखो, एफआईआर कराने में हमें कार्रवाई करने का पूरा स्पेस मिलेगा, नोब्स ने कहा। रात होते होते नवनीत की देखरेख में संबंधित था में एफआईआर दर्ज करवा दी गई और केस में एक तेजतर्रार इंस्पेक्टर सुनील सिन्हा और उसकी टीम को लगा दिया। बहुत दिनों की कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर सुनील ने अपनी रिपोर्ट विभाग में दे दी तो नवनीत ने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया और फाइल का सारांश मेरे सामने रखा। सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आ गया था। जिस बात का शक था, बात उसी के आसपास ही थी। रिपोर्ट के आधार पर नवनीत ने संबंधित सीओ को डॉक्टर संजय के घर पर जाकर उनके बड़े भाई से मिलकर इस केस में सहयोग करने को कहा और साथ ही एक लिस्ट में कुछ लोगों के नाम दिए जिनको 13वीं वाले दिन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद रोकना है, क्योंकि पुलिस बीच कार्यक्रम में पहुंचकर मामला नहीं बिगाड़ना चाहती थी। 13वीं वाले दिन शाम 4 बजे नवनीत ने मुझे और चारों को अपने ऑफिस बुलवाया और शाम 5 बजे हम डॉक्टर संजय के निवास पर पहुंचे तो काफी बड़ा टेंट लगा हुआ था। पुलिस की 2 जी बाहर खड़ी थी और 4 कांस्टेबल, 2 सब इंस्पेक्टर और गार्ड घर के गेट पर खड़े थे कि सभी हमें देखते ही सचेत हो गए। हमारी गाड़ी रुकते ही दोनों इंस्पेक्टर हमारी ओर लपके और गाड़ी का दरवाजा खोला। हम सबके गाड़ी से उतरते ही सभी पुलिस वालों ने सल्यूट किया। तब तक संबंधित था ने के सीईओ जो घर के अंदर से बाहर निकल कर आ गए थे और नवनीत को सैल्यूट किया तो नवनीत ने सीईओ से पूछा, क्या लिस्ट में दिए गए लोग सभी घर के अंदर हैं? तो सीईओ ने कहा, जी सर, बस रजत को उसके घर से उठाकर लाना पड़ा, इस समय भी वह घर के अंदर है। हम लोग घर के मुख्य दरवाजे से होते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचे तो हमें देखकर सब लोग खड़े हो गए। डॉक्टर संजय के परिजनों की मुझे देखकर आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। डॉक्टर संजय के बड़े भाई ने नवनीत से प्रश्न किया कि उन लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। तो नवनीत ने कहा कि देखिए, हमें शिकायत मिली है जिसके तहत अपनी तहकीकात कर रहे हैं और हम आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं। नवनीत ने पूरे परिवार को देखते हुए बोला, कैसी शिकायत? ऑफिसर डॉ संजय की बड़ी बहन ने है राम होते हुए पूछा। पहले आप लोग बैठ जाइए। देखे, कुछ दिन पहले मेरे इलाके के खाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि डॉक्टर संजय और उनके परिवार का एक्सीडेंट महज एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक मर्डर था। या सभी ने चौंकते हुए नवनीत की ओर देखा। कितने ही अच्छे एक्टर हैं इनमें से कुछ लोग। मैंने मन ही मन सोचा, जी हाँ, आपने सही सुना, नवनीत ने कहा। और एक शिकायत पर हमने अपने तफ्तीश की शुरुआत की और हमने पाया कि यह एक मर्डर है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? उन लोगों की तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। इस बार डॉक्टर संजय की सास बोली, मैं इस प्रश्न का उत्तर तो डॉक्टर विकास कृष्णा देंगे। नवनीत ने डॉक्टर विकास की ओर देखते हुए कहा। तो डॉक्टर विकास हड़बड़ा गए, लुट, मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो इस प्रश्न का उत्तर मिस्टर राजा देंगे, नवनीत ने कहा। तो सबकी निगाहें डॉक्टर संजय के साले रजत की ओर घूम गई। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? रजत ने बड़ी तल्खी से पूछा। जी हाँ रजत जी, अगर आपने प्रश्न ना सुना हो तो मैं दोबारा पूछता हूँ कि कोई डॉक्टर संजय और डॉक्टर सभी का परिवार समेत खत्म क्यों करेगा है? अरे ऑफिसर, मुझसे क्या पूछते हो, या उससे पूछो जिसने यह काम किया है।
राज्य ने अवधि का मजाक उड़ाते हुए कहा, ऑफिसर, यह सब क्या चल रहा है? डॉक्टर संजय के कुछ परिजनों ने नवनियुक्त से पूछा तो नवनीत ने कहा, देखिए, मैं आप सब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी शांत होकर बैठ जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर संजय की अपने परिवार सहित एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जो कि अपने आप में एक साजिश थे और इस साजिश में शामिल है डॉक्टर विकास और इनका साथ दिया है डॉक्टर संजय के सगे साले रजत में। कुछ भी ऑफिसर प्लग, कुछ भी आप कुछ भी बोलोगे हम चुपचाप सुन लेंगे। डॉक्टर विकास खड़े होकर नवनीत पर चिल्लाने लगे तो नवदीप ने बोला, मत भूलिए डॉक्टर साहब की पुलिस के पास सबूत भी है और गवाह भी, और डॉक्टर साहब कृपया आप चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाइए, वरना हमें शक्ति यह बहुत अच्छी तरह से आती है। नवनीत की कड़क आवाज में इतना सुनते ही डॉक्टर विकास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर नवनीत ने आगे बताना शुरू किया कि कितना शातिर व्यक्ति है, कि इसने अपने सबसे अजीज मित्र और उसके पूरे परिवार को धोखा दिया। इतना शातिराना चाल की शुरुआत होती है जब डॉक्टर विकास ने डॉक्टर संजय से उद्धार के तौर पर अलग अलग समय में लगभग 3 करोड़ रुपए लिए थे, जिनमें से लगभग 1 करोड़ रुपया वापस भी कर दिया ताकि डॉक्टर संजय कैरेक्टर विकास की मंशा पर शक ना करें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही इसी बीच जब रजत ड्रग एडिक्ट हो गया तो डॉक्टर संजय ने अपनी समस्या को डॉक्टर विकास को बताया तो डॉक्टर विकास ने उद्देश्य रजक उन्हीं के एक मित्र नशा मुक्ति केंद्र में भेजने को कहा, जो कि देहरादून में है। रजत तो पहले से ही डॉक्टर संजय अपनी बहन से जला भुना बैठा था, जिन्होंने रजत पर बेहद पाबंदी लगा दी थी, जिससे उसे डर नहीं मिल पा रही थी, और तो उसे उसकी मर्जी के खिलाफ नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया। अब तो डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुरभि उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन लगने लगे थे, जबकि डॉक्टर विकास यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। फिर देहरादून में कई बार वह रजत से मिले और डॉक्टर संजय की पीठ पीछे रजत के कान हरे तीव्र रजत को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। रजत दुकान का कच्चा था कि उसने अपनों की जगह गैरों पर विश्वास किया कि डॉक्टर विकास में रजत को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। डॉक्टर विकास को पता था कि डॉक्टर संजय और प्रिया की मृत्यु का कारण खुद को ही मानता था। फिर डॉक्टर विकास में डॉक्टर संजय की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। सबसे पहले डॉक्टर संजय के दिमाग से खेलना शुरू किया और इसकी शुरुआत हुई रजत के नशा मुक्ति केंद्र के वापस लखनऊ आने के बाद, क्योंकि डॉक्टर संजय डॉक्टर विकास को अपना सबसे करीबी दोस्त समझते थे और उन्हें प्रिया और डॉक्टर संजय के बीच हुई सारी बात पता थी। साथ ही डॉक्टर विकास को यह भी पता था कि डॉक्टर संजय अपनी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली कार अपने घर के बाहर खड़ी करते थे, जबकि डॉक्टर छुट्टी की कार हमेशा घर के अंदर पार होती थी। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर विकास में रजत से डॉक्टर संजय की कार के विंड स्क्रीन पर लाल रंग की लिपस्टिक से धमकी लिखो आदि। डॉक्टर विकास को पता था कि पुलिस में जाने से पहले डॉक्टर संजय अपने फोन अवश्य करें हैं, और हुआ भी यही। जब डॉक्टर संजय ने उन्हें फोन किया तो डॉक्टर विकास ने उन्हें बरगला दिया, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर संजय ने इस बात की पुलिस में शिकायत नहीं की। इसी तरह कई बार डॉक्टर विकास में अलग अलग मौकों पर डॉक्टर संजय के मन में प्रिया का भ्रम डाल दिया, जिसके कारण डॉ संजय को हर जगह प्रिया का भ्रम होने लगा, जिसके कारण डॉ संजय का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। और दूसरी तरफ रजत मीठे वह अपनी बहन और जीजा जी के बदले की आग में सुलग रहा था, क्योंकि डॉक्टर संजय अपना मानसिक इलाज करवा रहे थे और उन्हें कुछ ऐसी दवाई खानी पड़ती थी जिन्हें खाने के बाद पूरी नींद आती थी। उस दिन डॉक्टर संजय अकेले ही प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर विकास के उकसाने के कारण उस दिन वह डॉक्टर भी को भी साथ ले जाने को तैयार हो गए थे
और उस दिन सुबह डॉक्टर संजय ने अपनी दवा की सुबह वाली दोस्त नहीं खाई थी। उधर रजक ने अपने खास में आपके द्वारा एक ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट के लिए लौट कर दिया था। दुर्भाग्य से अगले दिन डॉक्टर संजय को डॉक्टर सुलभ धीरे बच्चों की छुट्टी होने के कारण उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। और यह बात रजत को नहीं पता थी, नहीं तो वह एक्सीडेंट रखवा देता। नवरीत ने अपनी बात पूरी की, वह भाई वहाँ कुछ भी कार्य बनाएंगे और हम मान लेंगे। इस वह आवाज डॉक्टर संजय के ससुर प्रोफेसर सत्यनारायण गोयल की। आप मानिए या न मानिए, लेकिन कई सारे सबूत और गवाह हमारे पास हैं, जैसे मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, वह ड्राइवर और उसका ट्रक, साथ ही पिछले 2 दिन में हुए डॉक्टर विकास और राजद के बीच मोबाइल पर हुए वार्तालाप के रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हाथ और डॉक्टर मुकेश की आपको रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनना चाहेंगे हैं। तो मैंने बोला कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, नवनीत ने कहा। एक व्यक्ति और है जो इस मर्डर के केस में उतना ही भागीदार है जितना डॉक्टर विकास और रजत हैं। मैंने कहा तो सभी की निगाहें मुझ पर जम गई। कौन है वह? इस बार प्रश्न डॉक्टर संजय के बड़े भाई की तरफ से आया। हालांकि इस व्यक्ति ने कोई आर्डर नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति को इस मर्डर केस के बारे में सब कुछ पता था। इस व्यक्ति ने कातिल को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वो इस मर्डर का तरीका, समय और स्थान, साथ ही कातिल को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देकर व रोचक रूप से इस अपराध में कातिलों का साथ दिया। तभी के प्रश्न सूचक निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर संजय के ससुर और डॉक्टर सुरभि और रजत के पिता प्रोफेसर सत्यनारायण गोयल जी हैं। यह एक जाने माने भविष्यवक्ता है जो किसी को देखकर ही उसके मन के भाव, साथ ही उसके भूत और भविष्य की सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन पुत्र मोह में अंधे हो गए और अपनी सगी बेटी और उसके पूरे परिवार के हत्यारे को सीने से लगाए घूम रहे हैं। यह बात कहते हुए मैं गुस्से से लाल हो गया था। उधर प्रोफेसर गोयल, जो अभी तक अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे, वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। डॉक्टर विकास भी लगभग बेस्टों थे। बस एक राजा था जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अब फिर नवनियुक्त टीम ने अपने पुलिसिया कार्रवाई चालू कर दी थी और बाद में उन सब को सजा मिल गई, जिसके बाद उन चारों की आत्माओं को शांति मिलेगी। हेलो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।